हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू स्टडी विद कुंती मैम। मैं हूं आपकी कुंती मैम और आज हम बताने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। और वो टॉपिक है, आप लोग जान रहे हैं कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है, सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो वो सीटेट का एग्ज़ाम जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल किए होंगे वो जान रहे हैं कि सितंबर मंथ में होने वाला है। रोज़ सितंबर मंथ में 6 तारीख को फिक्स किया गया है। यदि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा रहेंगे तो 5 तारीख का भी होगा। जिस प्रकार से आप लोग देखे होंगे कि जो फरवरी मंथ में हुआ था तो उसमें भी 7 और 8 तारीख को हुआ था। तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो थे पर्सनल मैसेज और कॉल भी किए हुए थे कि कुछ यदि आपका पास वैसा कुछ मटेरियल होगा तो न्यू जो कैंडिडेट है जो कभी नहीं लिखे हैं तो आप हमको उससे संबंधित कुछ जो है फ़ोटो क्लिक करके भेज दीजिए। तो हमको लगा कि क्यों नहीं हम यूट्यूब पे ही वीडियो अपलोड कर दे आप लोग की सुविधा के लिए। एग्ज़ाम से पहले देख ही रहिएगा। तो इसमें है कि एग्ज़ाम में गलतियां होने की चांसेस जो रहेगा वो कम रहेगा यदि पहले ही आप जो है क्वेश्चन का पैटर्न को देखे रहिएगा। तो वो इसीलिए हम क्या किए हैं कि ये क्वेश्चन को पैटर्न को आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए, आप लोग का एग्ज़ाम में इसी तरह का आपको जो है वो क्वेश्चन मिलेगा, इसी तरह मिलेगा। और ये जो रहेगा सो आपको फिर ओ मार्कशीट दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या रहेगा इंस्ट्रक्शन में कि परीक्षार्थियों के लिए निर्देश है, इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट। तो यहाँ रहेगा कि ओमार जो है उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तक के अंदर रखा रहेगा। इसी के अंदर जबकि आपको परीक्षा पुस्तक खोलने को कहा जाए तो उत्तर पत्र निकाल कर पृष्ठ 1 एंड पृष्ठ 2 पर ध्यान से केवल नीले या तो काले बॉल पॉइंट पेन का विवरण भरे। यानी आपको जैसा विवरण में उसमें लिखा हुआ रहेगा आपका उत्तर पुस्तिका में, यदि लिखा रहेगा नीले पेन से लिखे तो नीले, और यदि काले पेन से रहेगा तो काले पेन से लिखना। लेकिन संभावना सभी में वही रहेगा, काला पेन से ही भरने का। तो यही रहेगा, नीला या तो काला पेन से भरने का बात रहेगा तो भरिए। लेकिन हाँ, जब आपको खोलने के लिए बोला जाएगा तभी खोलिएगा। वहाँ अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। आपको वहाँ पे जो भी एग्ज़ामिनर रहेगा उसी के आधार इन्विजिलेटर के आधार पे आप लोग का चलना है। और नहीं तो फिर पता चलेगा बिना वजह से आप लोग को फिर थोड़ा कुछ बातें सुनने के लिए मिल जाएगा। और फिर है परीक्षा की अवधि जो रहेगा आप लोग जान रहे कितना है, 2.5 घंटा का रहेगा। एवं परीक्षा में कितना क्वेश्चन रहेंगे तो 150 प्रश्न रहेंगे और कोई भी ऋणात्मक अंकन नहीं है। यानी आप लोग जो है सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, नहीं छोड़ के आइएगा। इस पृष्ठ के विवरण अंकित करने और ओमार उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले या तो काले बॉल जो पॉइंट जो पेन का प्रयोग करें। आप ऐसे पेन का उपयोग नहीं कीजिएगा कि पता चलेगा अच्छा से चलेगा ही नहीं, तो कहीं पता चलेगा बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो वैसा नहीं, आपको नीले काले जो है बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। ट्रांसपेरेंट टक की होनी चाहिए। इस पुस्तक का कोड जो है आई है, ये पुस्तक का जो है ये क्या है, ये आई है। या सुनिश्चित कर ले कि इसका जो पुस्तिका का कोड भी ओमार उत्तर जो रहेगा पत्र रहेगा पृष्ठ 2 रहेगा उस पर भी छपे हुए कोड से मिलता रहेगा, यानी सेम मिलेगा। जैसे ये आपका मिल रहा है तो उसमें जो उत्तर पुस्तिका ओमार सेट दिया रहेगा उसमें भी सेम मिलना चाहिए। उसके बाद यह सुनिश्चित कर ले कि परीक्षार्थी पुस्तक संख्या के ओरमान पत्र और संख्या मिलते हैं। अगर भिन्न हो तो परीक्षार्थी दूसरी परीक्षा पुस्तक और ओमार उत्तर पत्र लेने के लिए निरीक्षक तुरंत अवगत कराएं। और यदि अलग अलग हो जाएगा आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है और ओमार सीट में रहेगा तो आप जो भी इन्विजिलेटर रहेगा आप उससे बात कर सकते हैं। और फिर यहाँ रहेगा इस परीक्षा जो रहेगा पुस्तिका में 5 भाग दिया रहेगा। देखिए इसमें क्या रहेगा, 5 भाग रहेगा। क्या रहेगा, ये 6 to 8 वाले के लिए हम बता रहे हैं और ये किसके लिए बता रहे हैं, 6 to 8 के लिए। तो एक 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा और 5 रहेगा, जिनमें 150 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे प्रश्न रहेगा और प्रत्येक 1 अंक का ही रहेगा। 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क्स का रहेगा। तो भाग 1 में क्या रहेगा, तो भाग 1 में देखिए क्या लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ आप जानते हैं कि भाग 1 में जो रहेगा वो बाल विकास एवं शिक्षा छात्र, जिसको CDP शॉर्ट में CDP कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला, वो रहेगा। वो भी रहेगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न 1 से 30 तक रहेगा। ये आप लोग पहले ही देख लीजिए किस तरह से रहेगा। फिर भाग 2 में रहेगा तो यहाँ रहेगा जिन लोग का साइंस बैकग्राउंड है तो साइंस वाले का जो भाग 2 पार्ट 2 रहेगा वो गणित व विज्ञान रहेगा। और जिन लोग जो आते हैं
आर्ट्स से, तो उन लोग का भी क्या रहेगा देखने के लिए मिलेगा भाग 3 में। तो यहाँ क्या रहेगा 6 to 8 वाले जो साइंस बैकग्राउंड के वो भाग 2 वाला जो है क्वेश्चन गणित व विज्ञान के क्वेश्चन प्रश्न संख्या 31 से 90 तक करेंगे। और जिन लोग रहेंगे साइंस आर्ट्स बैकग्राउंड से तो उन लोग भाग 3 वाला को क्या करेंगे टच करेंगे। ऐसा नहीं कि साइंस वाला मिल गया तो साइंस वाला करने लगे। ये चीज़ आप लोग को जानना एग्जाम से पहले बहुत ही क्या है ज़रूरी है। तो किसको करना है, तो आप लोग का भाग 3 आर्ट्स बैकग्राउंड वाले क्या करेंगे भाग 3 वाला को करेंगे, जिसमें सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान ये रहेगा और ये 31 से यहाँ भी 90 रहेगा। अब आया भाग 4 की बात, तो भाग 4 में यहाँ भी आप लोग को ध्यान देने की बात है, यहाँ भी गड़बड़ नहीं करना है। अक्सर स्टूडेंट यही गलती करते हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट करते हैं, जिसके कारण उन लोग का रिजल्ट जो है नहीं आ पाता है। तो भाग 4 में क्या रहेगा, जिन लोग जो रहेगा भाषा 1 में यानी कि रहेंगे क्या हिंदी आदि भाषा 1 में आपका पहला क्या है हिंदी है, तो आपका 90 से क्या हो जाएगा 91 से 120 तक आपको रहेगा हिंदी का ही। और यदि आपका भाषा 2 अंग्रेजी रहेगा तो 120 से लेकर आपका 150 तक चला जाएगा, इस तरह से रहेगा। और यहाँ फिर देखिए जिन लोग का यदि रहेगा भाषा 2 में, एक तो 1 जान गए, भाग 1 जो 4 रहेगा उसमें कि भाग 4 में जिन लोग का भाषा 1 रहेगा, भाषा 1 में अंग्रेजी और हिंदी रहेगा, तो इस तरह से 90 से 120 तक चलेगा, यानी कि हिंदी रहेगा तो उन लोग का 91 से लेकर 20 तक हिंदी रहेगा, उसके बाद फिर तुरंत में अंग्रेजी रहेगा। और जिन लोग का भाषा 2 में पहले क्या रहेगा अंग्रेजी रहेगा और बाद में हिंदी रहेगा, तो उन लोग का कैसे चलना है, तो उन लोग को फिर पहले क्या होगा कि इस तरह से आप लोग का रहेगा कि पहले 90 वाला जो है आपको अंग्रेजी चूज करना होगा, और एक यानी 91 से लेकर 120 तक अंग्रेजी रहेगा और 121 से 50 तक आपको हिंदी देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से आपको जो है पोर्शन यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो अब यहाँ आप लोग अच्छी तरह समझ गए, मेन अक्सर स्टूडेंट है यहीं पे गलती करता है। जिन लोग यदि 2 रहेगा आपका लैंग्वेज पेपर में, यदि पहले ही 1 में आप हिंदी को चूज किए हैं तो हिंदी 90 से लेकर फिर समझा रहे हैं 91 से लेकर 20 तक जाइएगा, और बाद में 2 में चूज किए हैं इंग्लिश तो वो रहेगा आपका 121 से लेकर 50 तक। और जिन लोग पहले जो है भाषा में 2 में क्या कर लिए हैं अंग्रेजी चूज किए हैं कि पहले अंग्रेजी होगा और बाद में हिंदी होगा, तो पहले उन लोग का हिंदी होगा 91 से 20 तक और फिर बाद में हिंदी वाला उन लोग चूज करेंगे। तो इस तरह से आप लोग का दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग वहाँ पे इस तरह से छांट लेना है। फिर है परीक्षार्थी को प्रश्न 31 से लेकर 90 या तो भाग 2 गणित या क्या रहेगा विज्ञान, या तो भाग 3 सामाजिक अध्ययन विज्ञान आर्ट्स वाले हैं वो है से करने से, जैसा कि परीक्षार्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा है, जिस तरह आप लोग भरे हैं उसके आधार पे आपको मिलेगा। भाग 4 में क्या है भाषा 1 के लिए देखिए यहाँ क्लियर कर दिया है। भाग 4 में यदि भाषा 1 आप लोग चूज किए हैं तो क्या हो जाएगा 30 प्रश्न रहेगा, और यदि भाग 5 में भाषा 2 के लिए भी चूज किए वहाँ भी 30 प्रश्न रहेगा दिए गए। इस तरह से परीक्षा पुस्तक में केवल अंग्रेजी व हिंदी भाषा से ही संबंधित प्रश्न दिए हैं। यदि भाषा और भी जो भाषा 2 के अलावा चुनी गई है तो उसके लिए और भी आप लोग का मिलेगा। तो ये आप लोग का विवरण था एग्जाम से संबंधित कि किस तरह से आएगा। तो यहाँ आप लोग जान जाइए कि भाषा 1 में जो फिर बता रहे हैं, यहीं पे बहुत लोग गलत कर रहा है, एग्ज़ाम लिखने के बाद फिर रोता धोता कोई तो उस समय काम बनने वाला नहीं है। भाषा 1 यदि हिंदी चूज किए हैं तो आप जो है आंख बंद करके 91 से 120 तक जो आपका रहेगा, यहाँ दोनों चीज़ मिलेगा आपको। 91 से 20 तक आपको अंग्रेजी भी मिलेगा और हिंदी भी मिलेगा। तो भाषा 1 में यदि आप हिंदी चूज किए हैं तो 91 से 20 तक आप हिंदी वाला को मारना है, और यदि भाषा 1 में अंग्रेजी चूज किए हैं 91 से 20 तक आपको अंग्रेजी मारना है। और जैसे ही भाषा 2 में यदि आप अंग्रेजी चूज किए हैं तो 121 से 50 तक अंग्रेजी का क्वेश्चन को टच कीजिएगा, और भाषा 2 में जो हिंदी को चूज किए होंगे तो वो 120 से 50 तक क्या करेंगे हिंदी वाला क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। तो समझिए ये पैटर्न यदि आप लोग समझ लिए तो समझिए आपका जो है 100% में लगभग 25% तो यहीं पे एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होने का तरीका सीख लिए। और यदि नहीं सीखे रहिएगा तो फिर आपका दिक्कत होगा। फिर आप लोग को बताते हैं कि किस प्रकार से CDP का क्वेश्चन पूछा गया था फरवरी 7 और 8 को। थोड़ा सा और इसका विवरण चलिए जान लीजिए
और जो का है थोड़ा सा बचा हुआ रहेगा। तो इस तरह से कोड भरना है। पर छात्री को जो है भाषा 2 भाग 5 के लिए अपने सूची ऐसी भाषा चुनना है और उनके द्वारा ही भाग 4 को चुनी गई भाषा भिन्न होगा। और फिर है रफ कार्य के लिए आपको जो है परीक्षा पुस्तिका में इस प्रयोजन कार्य के लिए खाली जगह दिया गया है पीछे में। फिर है सभी उत्तर ओमार पर ही क्या करना, अंकित करना है। अपने उत्तर ध्यानपूर्वक अंकित करना है और उसके बदलने हेतु श्वेत रंजक का प्रयोग निषेध है। यानी आप ऐसा नहीं कि आप क्या किए उसको यानी कि गोला लगा लिए, बाद में उसको क्या कीजिएगा वाइटनर से मिटा दीजिएगा, तो वो रॉन्ग ही साबित हो जाएगा, आपको मार्क्स मिलने वाला नहीं है। और फिर आगे है कि यदि अंग्रेजी और हिंदी संस्करण में प्रश्नों को में उत्तर विसंगति हो तो अंग्रेजी संस्करण में अंतिम माना जाएगा। यानी जिस तरह से यदि आपका जो है हिंदी ट्रांसलेट में रॉन्ग रहेगा तो आप जो क्या कीजिएगा कि इंग्लिश तरफ वाला को देख लीजिएगा, उस तरह हिंदी के जगह इंग्लिश को ही क्या होता है अंग्रेजी वाला को ही मान्य समझा जाता है। यहाँ जो भाग 1 आपको नज़र आएगा जिसको इंग्लिश में पार्ट 1 बोलते हैं, ये आप या तो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट 6 to 8 के लिए या तो आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए हैं, वो सभी के लिए ये जो है आपको बताएंगे 1 से 30 तक वो कंपलसरी रहेगा, उसका भी यही क्वेश्चन रहेगा, चेंजेस नहीं रहेगा। बस आपका जो भाग जगह पे चेंजेस रहेगा। आर्ट्स वाले साइंस वाले जो है भाग 2 में जो है 30 से लेकर क्वेश्चन जो है 31 से 60 करेंगे, और आर्ट्स बैकग्राउंड वाले जो हैं वो क्या करेंगे 31 से लेकर भाग उसमें भी रहेगा 3 लिखा हुआ 31 से 60 तक उसमें जाएंगे। तो चलिए जो कंपलसरी है दोनों 6 to 8 के लिए, जो आर्ट्स बैकग्राउंड हो या साइंस हो दोनों के लिए, देखिए यहाँ है निम्नलिखित प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर देना है 1 से 30 तक है। सही उत्तर जो है सबसे उपयुक्त का विकल्प चूज करना है। आप इंग्लिश क्या होंगे स्टूडेंट तो आप देख लीजिए इंग्लिश वाला ही पढ़ के लगा लीजिएगा, और जो हिंदी से होंगे हिंदी बैकग्राउंड से होंगे तो हिंदी वाला। जैसे है समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षों की क्या भूमिका है, और यहाँ भी देखिए व्हाट इज द रोल ऑफ पेयर इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस, तो क्या इसका होता है, तो है बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है, ये होगा। या तो समकक्षियों के समाजीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या नेगेटिव है तो ऐसे कट हो जाएगा। विकास के सभी चरणों माता पिता और अन्य वयस्कों की तुलना में समकक्षियों का समाजीकरण बहुत कम प्रभाव पड़ता है, नहीं बहुत ज़्यादा पड़ता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। समकक्षियों बच्चों की समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है, ये तो होती, लेकिन ये भी होती है, लेकिन इसका सामने सबसे बेहतर आपको वहाँ पे भी ढूंढना पड़ेगा। यहाँ तो सीडीपी बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन आपको 2 क्वेश्चन यानी कि सेम यानी पॉजिटिव नज़र आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव में भी सबसे अप्रोप्रिएट पॉजिटिव कौन है उसको देखना पड़ेगा। देखिए ये भी होता है, बट उससे भी बेटर आपको आंसर यहाँ मिल रहा है कि बचपन की तुलना किशोरावस्था के दौरान जो देखा जाए समकक्षियों का समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यहाँ भी तो था समकक्षी बच्चों को समाजीकरण का प्राथमिक संस्था है, लेकिन यहाँ देख रही किशोरावस्था ये सब भूमिका दिया, तो ये सबसे यहाँ पे बेहतर एप्रोप्रिएट माना जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। अब चलिए 2 में क्या है, 2 क्वेश्चन नंबर में इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, आप लोग को खाली देखने के लिए हम इसको बना दिए हैं, और जैसा आप लोग का डिमांड रहेगा बोलिएगा, तब फिर हम और भी जो भी PYQ आया है उसको आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर है लेव वाइगोत्स्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया है जो किसी भी समस्या पर अटके हुए थे, और उन्होंने उस समस्या का फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया है। तो ऐसा करके शिक्षक खाली जगह की अवधारणा का अभ्यास कर रहा था। कौन सा अवधारणा का है, और ये वाइगोत्स्की का है, क्या है, कौन सा यहाँ पे आएगा, स्कैफोल्डिंग आएगा, एसिमिलेशन आ जाएगा, फिर है कलेक्टिव मोनोलॉग्स आ जाएगा, फंक्शनल फिक्सनेस आएगा, क्या आएगा, आलंबन आएगा, आत्मसातीकरण आ जाएगा, सामूहिक एकाल्प आ जाएगा, या तो क्रियात्मक स्थिरता आ जाएगा। तो ये जो है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ये बताता है कि बच्चे जहाँ पे नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चन, तो वहाँ आपको स्केप फोल्डिंग मतलब कि थोड़ी सा हेल्प करने की ज़रूरत रहता है। तो यहाँ देखिए हिंदी वाला तो समझ में नहीं आएगा, तो किसी को तो क्या करना है, इंग्लिश वाला देख लेना है। देखिए स्केप फोल्डिंग मतलब थोड़ा सा हेल्प करना होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। फिर चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, इंग्लिश वाले भी देख लीजिएगा, हम एक में करते, दोनों को यदि एक्सप्लेन करने लगेंगे तो लंबी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है, कौन नहीं है, देखिए नहीं वर्ड है तो पहले अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये मेन ही बेस्ट तरीका होता है सॉल्व करने का। तो क्या होगा, जटिल समस्याओं को सरल भागों में विभाजित करना, ये तो सही बात है, पॉजिटिव है। पैटर्न और संबंधों को पहचान करना, ये भी पॉजिटिव बात है। समस्याओं को हल करने के लिए तार्किक और तर्क शक्ति का प्रयोग करना, ये भी पॉजिटिव बात है। लेकिन
प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना, बिल्कुल अनदेखा नहीं करना है, यही आपका नहीं वर्ड है। स्टूडेंट क्या करते हैं, अकबक में हड़बड़ में कहीं पॉजिटिव वाला ही लगा देते, तो वो चीज़ नहीं करना है। जैसे नहीं वर्ड रहेगा तो उसको आपको क्या करना है, पहले सर्कल कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन जो है सो देखिए, ये अभिकथन है। ये क्वेश्चन ज़्यादा आपको जो है असर्शन और रीज़न वाला नज़र आएगा। यहाँ है कि पठन विकल्प से जूझ रहे बच्चों को धन क्या हो गया, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए इसी के आधार पे है कि नहीं, इसका रीज़न वो देखना है। सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता को क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। तो आपको इसको क्या लग रहा है, देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन जो है आपको आँख ओपन करके ही मारना है। तो ये क्या है, दोनों, ये जो है दोनों बात सही है कि पठन विकल्प से जूझ रहे बच्चों को ये जो है ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण से परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल होता है, सही बात है। सभी बच्चों को उनकी रुचि क्षमता क्षेत्रों को प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है, ये भी सही बात है। लेकिन ये जो है एसेसन जो है वो रीज़न का क्या दोनों का एक दूसरे से कोरिलेट है, देखिए नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसीलिए ये 3 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो है सीटेड के ऑफिशियल लेती में ही आंसर में यही चीज़ आया है, और जो स्टूडेंट होंगे वो 2 को लगाए थे, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा। अब यहाँ आगे चलते हैं कि कक्षा में शिक्षार्थी की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण जो है रणनीतियाँ होती है। तो कौन सी रणनीति होनी चाहिए, विभेदित निर्देश होनी चाहिए, मानकीकृत पाठ्यचर्या, स्टैंडर्ड, बिल्कुल नहीं, यह स्टूडेंट के लिए जो है ये नहीं, मानकीकृत नहीं होनी चाहिए, स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए, व्यक्तिगत शिक्षक योजना होना चाहिए, हाँ ये दोनों होना चाहिए। इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन करू, ये स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम ये नहीं होनी चाहिए, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, हाँ ये होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ए और सी। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर का जो है इसका सही हो जाएगा। फिर आप आगे चलिए, क्या बोल रहा है कि सीखने के बारे में निम्नलिखित में से, अब जानना है क्या कि सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए नहीं वर्ड को क्या करना है, पहले सर्कल कर लेना है, तब ये सही होने का संभावना ज़्यादा रहेगा। कौन नहीं है, तो सबसे सार्थक सीख दुनिया के प्रमाणिक कार्यों में होती है, सही बात है, पॉजिटिव बता रहा है। और यहाँ नेगेटिव ढूंढना है, शिक्षार्थी को उस ज्ञान की रचना करते हुए जो उनके लिए मायने रखता है, ये भी सही बात है। नई सीख वर्तमान समझ पर निर्भर करता है, ये भी सही है। सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है, बिल्कुल नहीं। सोशलाइजेशन जो है आपको सीखने में बिल्कुल बाधा नहीं डालता है, तो ये 4 नंबर हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे, आपका यहाँ 6 नंबर तक हो चुका था, अब चलेंगे 7 नंबर है कि पियाजे के अनुसार जब बच्चा निगमन के बारे में सोच करता है, अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करे और मानसिक परीक्षण का प्रयत्न त्रुटि विधि संलग्न होने से सक्षम होने की बिंदु तक पहुंच जाते हैं, तो विकास की किस अवस्था में होता है। यहाँ बोल रहा है कि आप पियाजे में भी क्या है, आपको अवस्थाओं को पढ़िएगा, उसमें भी सेंसरी पढ़िएगा, मोटर प्री मोटर पढ़िएगा, फिर कॉन्क्रीट पढ़िएगा। जैसे यहाँ है क्या है, एक तो होता है सेंसरी संवेदिक चालक अवस्था हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, फिर मूर्त संक्रियात्मक हो जाएगा, फिर जैसे हो जाएगा औपचारात्मक। तो यहाँ क्या गया, सेंसरी मोटर हो गया, प्री ऑपरेशनल स्टेज हो गया, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा, फॉर्मल स्टेज हो जाएगा। इस तरह से 4 आप लोग पढ़िएगा। तो ये जो होता है निगमनात्मक सोच जो होता है किस में आता है, तो आपको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आता है। तो आपका ये 1 नंबर सही हो जाएगा, ऑफिशियल यही सही था। फिर आगे चलेंगे आप लोग कि विद्यार्थी कुशलता पूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं, कब सीखते हैं वो जानना है, कब सीखते हैं। तो उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिगत परक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व भी दिया जाता है। आप लोग को जहाँ भी देखिए सीडीपी में देखना होगा कि आप लोग का पढ़ाई से संबंधित जो है चाइल्ड सेंटर होना चाहिए और इस टीचर सेंटर नहीं होनी चाहिए। बच्चे के पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ देना उसको सीखने पे, तब आपका जो सीडीपी का क्वेश्चन सही होगा। यहाँ पे सीडीपी ही आपका रीढ़ का हड्डी है, इसको सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में, चूँकि आपका जो है अधिक साइंस बैकग्राउंड के हैं तो वहाँ भी मैथ से भी लगभग
जो है आपका पैडागोजी मैथ में भी मिलेगा, तो उसमें भी आपको पैडागोजी में भी यही टीचर से संबंधित वर्ड मिलेगा। सीडीपी वाला ही साइंस है, तो वहाँ भी आपको सीडीपी टाइप के ही देखने के लिए मिलेगा, वहाँ भी पैडागोजी जो ऐसा ही रहेगा। तो आपको सीडीपी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। फिर ये 9 क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका जो है एक पाठ की समझ को अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों को एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है, यानी एक क्या लेसन प्लान तैयार कर रही है। और वे लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए, लेव वाइगोत्स्की। और यहाँ पे जो है आपका जो केवल वर्ड रहेगा, वो आपको जो नेगेटिव वर्ड रहेगा उसको एकदम क्या करना है, एकदम उसको हटा देना है। जहाँ मानकीकृत रहेगा आपको सीडीपी में, उसको भी क्या करना है, हटाना। वो भी नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए वो फिर अच्छा चीज़ हो जाएगा, उसको ही ले लेना है। तो यहाँ शिक्षिका को केवल, जैसे ही देखिएगा वहाँ तो उतना टाइम नहीं रहेगा। देख रहे हैं कि आपको किस तरह से सीडीपी में बड़ा एकदम एक्सप्लेन किया गया, बड़ा बड़ा ये लैंग्वेज लिखा जा रहा है। तो केवल वर्ड रहेगा, तो यही क्या करना है, इसको खत्म कर देना। कितना उतना पढ़ते रहिएगा पूरा एकदम सरसरी निगाहों से। शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी निर्दिष्ट समझ लिया, व्यक्तिगत रूप से जहाँ व्यक्तिगत रहेगा, पर्सनल रहेगा, उसको भी हटा देना। शिक्षिका सभी विद्यार्थियों को समान स्तर पर चुनौती दे नहीं, उसको कठिनाई के स्तर को देखते हुए। कोई बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते, कोई जल्दी नहीं समझ पाते, तो उसको भी तो देखना चाहिए। भी तो कट हो गया। लेकिन यहाँ क्या करना है कि शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ और वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग स्तर तक पहुँचाने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। देखिए ये सही होगा। और सीटेड में जो सीडीपी में अक्सर देखा जाएगा कि ज़्यादा 100 में लगभग 75% जो है लॉन्ग जो आपको क्वेश्चन नज़र आएगा, यही में से 4 ऑप्शन में तो ज़्यादा चांसेस रहेगा उसको सही करने का। तो ये भी आप ट्रिक अपनाइएगा, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन सही होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। फिर आपका 10 नंबर देखिए कि एक शिक्षक को ऐसे एक अच्छा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है, किस पर केंद्रित होता है। तो दूसरों को सामने अपनी काबिलियत साबित करने नहीं, ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया, अपने आप को ज़्यादा दिखाने से नहीं होगा। फिर अज्ञानी दिखाने की शर्म से बचने के लिए नहीं, उसमें एक नहीं जान रहे तो उसमें क्या है, हम पूछ सकते हैं। एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटेटिव की भावना तो बिल्कुल इसमें नहीं होनी चाहिए। सीखने की प्रक्रिया को समझने व उसकी सराहना करने पर, हाँ ये आपका पॉजिटिव वर्ड देखने के लिए मिला मोटिवेशनल में। तो इस क्वेश्चन के आधार पे 10 नंबर का ए आपका सही हो जाएगा। फिर चलते हैं 11 नंबर में कि रूढ़िवादिता शिक्षा जो होता है, रूढ़िवादिता शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो क्या आवश्यकता होती है रूढ़िवादिता वाला, तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा के स्थान पर परीक्षा केंद्रित शिक्षा लागू होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, परीक्षा केंद्रित नहीं होनी चाहिए। रचनात्मक आकलन के स्थान पर नैदानिक यानी कि जो रहता है फॉर्मेटिव एवल्यूएशन के जगह डायग्नोस्टिक वाला होनी चाहिए, ये भी नहीं होनी चाहिए। एकीकृत जो रहेगा इंटीग्रेटेड करिकुलम के स्थान पर स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर है प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख, हाँ ए होनी चाहिए। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन गोल के जगह मास्टरी ओरिएंटेशन होनी चाहिए। ये आपका जो है सीटेड का जो है आंसर उसी के थी ऑफिशियल आंसर के आधार पे है। फिर आगे चलते हैं। इसमें हुआ कि कुछ क्वेश्चन जो है सीडीपी में आपको लगित रहेगा पॉजिटिव, लेकिन आपको जो है वो उस पे अयोग्य पे डिपेंड करेगा कि वो किसको सही माने हैं। यहाँ देखने में ये भी सही लग रहा है, ये भी, लेकिन 4 सही हो जाएगा। फिर जानते 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर में क्या बोल रहा है कि नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति होती है, कौन सी होनी चाहिए। जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना, हाँ ये सही बात है, आपको देख लेना है। सही जो ठोस है उसी को प्रस्तुत करना है। प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना, हाँ ये भी सही बात है। फिर है समझ का नाटक करना, नहीं समझने का नाटक बिल्कुल नहीं करना है। अपरिचित शब्दों के लिए अपना अर्थ बनाना, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। ए बी किस में है, 2 नंबर में ए और बी है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ये जो आप लोग के लिए बनाने मेन मोटिव है, मेन मोटिव है मेरा है कि आप लोग को इससे कुछ लाभ मिले, इसलिए आप लोग को जो है डिमांड पर ही बना दे रहे हैं। सीखने से संरचनावादी उपागम के अनुसार जो है सीखना
तब सुगम होता है। सीखना कब सुगम होता है? एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के बारे में जानना है कि कार्य असंगत है और अव्यवस्थित होते नहीं, बिल्कुल गलत बातें। गतिविधियां परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होती। हाँ, यही पॉजिटिव आंसर देखने के लिए मिल रहा है। पृथक तो बिल्कुल अलग नहीं करना है और शिक्षक केंद्रित जहाँ नज़र आएगा उसको कट करना है। आपको बच्चे को ही सर्वे सर्वा इस CDP पोर्शन में आपको रखना है, तो ये 2 हो जाएगा। फिर 40 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता संवेदी बाध्यता के अंतर्गत नहीं आती है? कौन नहीं आती है? तो यहाँ नहीं वर्ड है, नहीं आती है। कौन? आज क्षमता जो होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंसरी इम्पेयरमेंट्स के अंतर्गत कौन नहीं आएगा ये देखना है। कौन है? दृष्टि की आंशिक हानि, ये तो आ जाएगा। रंग दृष्टिहीनता, ये भी आ जाएगा। श्रवण में कठिनाई, ये भी आ जाएगा। लेकिन आपको लेखन वैकल्प जो है वही आपको अक्षमता संवेदी बाध्यता में नहीं आएगा, तो ये 3 नंबर हो जाएगा। 15 नंबर में जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास क्या है? तो यहाँ जानेंगे कि किसी की स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया है। जानकारी मौजूदा भंडार तथा नए तत्वों को विचारों से सरल जोड़ना, नहीं। जिन पियाजे ऐसा तो नहीं है। भाषा क्षमताओं का विकास पर निर्भर, ये भी तो नहीं है। सांस्कृतिक जो होता है उपकरण और उपयोग करने की योग्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया, देखिए यहाँ पॉजिटिव नज़र आ रहा है, बट आपको जानना है, आपको पढ़ना है। जिन पियाजे, लेवागुत्स्की, स्किनर, कुछ ये सब पढ़ना है। उसी के आधार पर आपको क्या करना है? लगाना है। तो जिन पियाजे वाला में जो है कि किसी भी स्कीमा को बदलकर पर्यावरण अनुकूलन की प्रक्रिया, तो A नंबर सही हो जाएगा 1। देखिए जो मेरे भाइयों बहनों होंगे इंग्लिश वाले, तो देखिए इसको भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि दोनों में हम पहले बोले एक्सप्लेन करने पे लॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देर होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता होता है, एकदम कंटिन्यूअस होता है। हाँ, सही बात है। तो यहाँ एक्सेप्शन और रीज़न वाला में ये चीज़ देखना है, अभिकथन और कारक वाला में कि दोनों पढ़ना है, दोनों पॉजिटिव है क्या, दोनों को कंपेरिजन करना है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं। यहाँ भी विकास से संबंधित है, यहाँ भी विकास है, तो दोनों एक ही चीज़ से संबंधित है। तो ये क्या होगा? A और R दोनों सही है, और ये जो है R की क्या कर रहा है? सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ये 2 नंबर सही हो जाएगा। फिर चलेंगे 17 नंबर, पढ़ने की परवाह की कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन या तो अन्यमनस्कता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के लक्षण है। आपको कुछ CDP में ऐसा वर्ड मिलेगा जो को आपको थोड़ा उसका हिंदी पूरा जानना मुश्किल पड़ेगा, तो बस उसी को पूरी तरह आपको क्या करना है, उस वाक्य को, एक जो सेंटेंस है उसको पढ़ने के बाद आपको उसका जो है पढ़ते पढ़ते ही आपको अपने आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार होगा, कि पठन वैकल्प होगा, सवलीनता स्पेक्ट्रम विकार होगा, मनोभ्रंश होगा, तो ये 2 नंबर हो जाएगा। इसमें जैसे ही कमी हो जाएगा तो पठन विकार हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? डिसलेक्सिया बोलेंगे। फिर है लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों को नैतिकता तर्क शक्ति किस नैतिक के इर्द गिर्द घूमती है? किसके? लॉरेंस कोहेलबर्ग में भी आप लोग पढ़िएगा तो कानूनों की नैतिकता होगा, अहंकार की नैतिकता होगा, देखभाल की नैतिकता होगा, दूसरों की परिचय लेने की नैतिकता, तो अहंकार वाला, ईगो वाला आ जाएगा। कौन सा? तो होगा एथिक्स ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म, इसमें आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा। अब 19 नंबर का भी जो है आपका भी कथन और कारक है कि हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषताएं हैं, अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इनमें फर्क पड़ता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। अनुवांशिक और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है, ये भी सही बात है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा? A और R दोनों सही है। R की जो है A जो है A की R सही व्याख्या कर रहा है, तो ये हो जाएगा सही। फिर 20 नंबर चलते हैं। 20 नंबर में क्या बोल रहा है कि प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले 2 प्रभावी रणनीतियाँ कौन सी है? कौन सा होगा? स्वाभिनुभाविक और अनुक्रिया समुच्चय होगा, स्वानुभविक और कलन विधि हो जाएगा, स्वानुभविक और क्रियात्मक स्थिरता हो जाएगा, कलन विधि और अनुक्रियात्मक, जिनको ये फिर यहाँ पे
क्या बोले, जिनको भी ये जगह हिंदी वाला वर्ड डिफ़िकल्ट लगेगा तो उसमें भी बोला गया है कि यदि हिंदी वाला किसी प्रकार से छोटी बड़ी ये सब में त्रुटि पाया जाएगा तो इंग्लिश वाला कोई अप्रोप्रिएट माना जाएगा। तो यहाँ देखिए ह्यूरिस्टिक एंड रिस्पॉन्स सेट हो जाएगा, ह्यूरिस्टिक एंड एल्गोरिदम्स हो जाएगा, फिर ह्यूरिस्टिक एंड फंक्शनल फिक्स्डनेस हो जाएगा, एल्गोरिथम एंड द रिस्पॉन्स सेट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 नंबर सही हो जाएगा। फिर 21 में देखेंगे कि संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार जो है अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज के अनुसार देखेंगे तो क्या हो जाता है कि बच्चों को अनियंत्रित व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है जिसे सुधारने की आवश्यकता होती है। क्या ये सही बात है? बच्चों को दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है तो बच्चों को सीखते हैं जबकि बाहरी प्रेरित होते हैं। यहाँ जानेंगे बच्चों सबसे अच्छा तब सीखते जब उनके सामने जो होता है जानकारी अंतिम रूप से पूर्ण रूप प्रस्तुत किया जाता है। ये तो नेगेटिव टाइप की वर्ड है और यहाँ भी बच्चों को अनियंत्रित वर्ड आ गया इसलिए गलत है, नहीं तो यहाँ बच्चों को दुनिया समझने के लिए स्वाभाविक प्रवृत्ति होती। फिर यहाँ जानेंगे 22 में क्या है, अभिकथन और कारण। ऐसा बहुत सारा देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए आप लोग को हम करेंट वाला जो था पूछा गया सीटेड का क्वेश्चन वही आप लोग के सामने हम रखे हैं। कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। हाँ, ये सही बात है, ऐसा होता है कहानी में। फिर है इसका रीज़न क्या है, सो देखिए स्कूल और पाठचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं क्योंकि वे द्वितीयक समाजीकरण शक्तिशाली माध्यम है। हाँ, ये सही बात है, ऐसा भी दिखाता है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही, एक्सेप्शन और रीज़न दोनों सही है और यहाँ जो है आपका एक्सेप्शन जो है ये है ए, जो एक की जो है आर सही व्याख्या भी कर रहा है तो ये भी सही हो जाएगा आपका 2 नंबर। फिर चलेंगे किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त होता है जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है। तो ये क्या कहलाता है, यौवन कहलाएगा। यौवन को क्या बोलते हैं, देखिए बुब्सनेस। अब यहाँ हो गया वृद्धि तेजी, ग्रोथ स्पट हो जाएगा या डेवलपमेंट ट्रेंड हो जाएगा या तो मेंसुरेशन मासिक धर्म होगा, क्या होगा वृद्धि तेजी। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट आंसर जो ट्रू था वृद्धि में तेजी, ये हो जाएगा। फिर आने के 24 नंबर अभिकथन और कारण। तो आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोग अभी भी आप लोग के समक्ष लगभग जो है 8 दिन बचा हुआ है तो उसमें देख लीजिएगा आप लोग की किस तरह से अभिकथन और कारक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोग अच्छा से फिर से देख लीजिएगा कि मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है बजाय उनका अंतर को, जैसे विकलांग छात्र की बजाय छात्र जो विकलांग है। तो क्या ये सही बात है? हाँ, ये भी इसका अभिकथन ये होता है। विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थी के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो हाँ, दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, ए की आर जो है सही व्याख्या कर रहा है तो ये भी सही हो जाएगा। अब जानेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में क्या पूछ रहा है कि विद्यार्थी को ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है, क्या करता है, अपनापन का भावना, डर का, अस्वीकृति का, सुरक्षा का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 चीज़ है, डर होनी ही नहीं चाहिए, अस्वीकृति, ये दोनों कट हो जाना चाहिए। ए और डी, ए और डी देखिए किस में है तो ये 3 नंबर में है तो इसलिए ए सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे जानेंगे 26 वाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती, क्या बदलाव करती है ये एजुकेशन पॉलिसी। और ये जो है ये सीटेड के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जेटेड वाले भी इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। यही पैटर्न रहेगा आपका पूछने का, क्वेश्चन अलग हो सकता है लेकिन पैटर्न यही रहेगा। तो ये क्या होगा, बुद्धि की एकात्म धारणा को लागू करने की, छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अवमूल्यन करने की, या तो आकलन के योग्यात्मक रूप क्रियान्वित करने की, या तो स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन शामिल करने की। तो ये 4 नंबर ही आपको जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सिफारिश करती है, तो 4 नंबर हो जाएगा। फिर जानेंगे 27 नंबर जो इंग्लिश वाले हैं, देख लीजिएगा इंग्लिश का भी रोक करके वीडियो। अब चलिए चलते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कि अभिकथन में है कि विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। बिल्कुल सही बात है। विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। नहीं, ये गलत बात है। तो यहाँ क्या हो जाएगा
कि ए हमारा सही है लेकिन आर गलत है, तो ये हो जाएगा 4 नंबर। तो आप लोग इस तरह से देख रहे हैं कि जो अभी कथन और कारण वाला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह से, अभी भी पढ़ लीजिएगा, टाइमिंग है। तो अभी फिर देखिए, माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों को दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए। अपनी भावनाओं को समझ एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो क्रिया को सुनिश्चित करती है। हाँ, ये भी सही है। दोनों और दोनों एक दूसरे को क्या करता है, सही जानकारी दे रहा है जो है ये असेसन और रीज़न जो है दोनों, तो ये क्या होगा, ए और आर दोनों सही है, और ये जो है एक ही जो है आर सही व्याख्या भी कर रहा है। कथन कारण देख रहे हैं आप लोग। एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किस में किया जाना चाहिए? अधिगम के लक्ष्य में, शिक्षण अधिगम की रणनीतियाँ में, सहायता के प्रावधान में, मूल्यांकन में। मूल्यांकन वर्ड तो बिल्कुल इसमें इवैल्यूएशन जो है नहीं आएगा, तो क्या होनी चाहिए, क्या सभी हो जाना चाहिए मूल्यांकन? ए भी होगा, सही बात है, बी भी होगा, बी भी, सी, ए भी सी सही है, और क्या ये डी होनी चाहिए। हाँ, मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए, किसी में रहता है मूल्यांकन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, आयोग ने इसी को सही माना है, तो ये सभी होनी चाहिए, आपका जो है ए नंबर हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे 30 नंबर, ये आपका सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन है, और देख रहे हैं वहाँ पे जो है इतना आप लोग इसको बार बार यानी कि प्रैक्टिस, ये जो एग्ज़ाम है प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि धड़ाधड़ वहाँ पे एकदम हाथ भी चलेगा। अभी कथन और कारण देखिए, फिर आ गया कि शिक्षकों को विद्यार्थी के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए नहीं, बल्कि करवाना चाहिए, तो रॉन्ग हो गया। सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत बात। सीखना तो एक एक्टिव प्रोसेस है, वो तो सक्रिय होनी चाहिए। जो रटने और नकल करने के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग होता है, बिल्कुल नहीं। रटन विद्या तो इसमें चलता ही नहीं है, रटना नहीं है, समझना है, तो एक गलत हो गया। तो जो एक्सेप्शन और रीज़न जो था दोनों क्या हो गया, गलत हो गया, तो इसीलिए गलत हो गया। तो आप लोग इस तरह से देख लिए सीडीपी पोर्शन, और सीडीपी पोर्शन बताएं 6 to 8 में, या आर्ट्स के स्टूडेंट हो या साइंस का स्टूडेंट हो, दोनों को यही क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। अब खेल आएगा इस जगह पे, कहाँ पे, आपका जो भाग 2 है यहाँ पे, भाग 2 में जो साइंस का, पार्ट 2 में जो साइंस का विद्यार्थी रहेगा इसी जगह से सॉल्व करना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन यहीं पे जो आर्ट्स के विद्यार्थी रहेंगे वो किसको सॉल्व करेंगे, वो देखिए कहाँ पे सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए बताते हैं, ये कहाँ तक क्वेश्चन आ चुका है, 68। ये तो चलिए चलते हैं, 90 तक तो पहुँचना ही है, देख लीजिए आप लोग। देखिए, और जो आर्ट्स के रहेंगे वहाँ तो साइंस वाले तुरंत में एकदम कंटिन्यू 31 हो जाएगा। आर्ट्स के स्टूडेंट को इस पोर्शन को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पोर्शन को छोड़ देना है, यहाँ इसको नहीं करना है, ये साइंस वाले लोग करेंगे। 13 क्या है, देखिए 31 क्वेश्चन से 90 तक साइंस वाले करेंगे। देखिए 90 तक आ गया यहाँ पे, आप लोग देखिए अच्छी तरह से 90 तक है, ये 90 नंबर हो गया ना, देखिए 90 दिख रहा है। यहाँ तक जो है साइंस वाले विद्यार्थी करेंगे, लेकिन यही आर्ट्स जो रहेगा, देखिए यहाँ पे आपको 31 नज़र आ रहा है। आपको सीधे पार्ट 3 में जाना है। किन विद्यार्थियों को, जो आर्ट्स रहेंगे, सोशल स्टडीज़ वाले, सोशल साइंस वाले विद्यार्थी डायरेक्ट ये भाग 3 में पहुँचेंगे। मेरा बात आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ये यदि ये चीज़ में आप लोग गड़बड़ नहीं किए तो 100% चांस है कि आप लोग आराम से क्वालिफाई हो जाइएगा, और ये चीज़ गलती की है तो समझिए ख़त्म। तो यहाँ पे देखिए साइंस वाले स्टूडेंट के लिए क्या है, मैथमेटिक्स एंड साइंस, गणित व विज्ञान के लिए यहाँ पे तो अभी हम सॉल्व करके दिखाएंगे नहीं, खाली बस पैटर्न आप लोग को बता रहे किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। द वैल्यूज़ ऑफ इतना है √5043 इंटू √50, फिर है बटा है √32 इंटू √1323 इज़ कितना होनी चाहिए, इसका जो वैल्यूज़ है निकालने पर कितना आना चाहिए। तो इसका खाली बस आंसर हम बता रहे हैं 205/84 आना आएगा। सॉल्व करके देखिएगा आप लोग, अभी सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबा होगा। फिर यहाँ है इफ़ द 5 3x + 4 ब्रैकेट बंद है, फिर माइनस, इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा इसका। तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, पूरा सॉल्व करने पर क्या मान आएगा, तो यहाँ 2 आएगा।
वो सही आंसर हम बता रहे हैं। फिर यहाँ पे दिया गया देखिए पैडागोजी, हम बताएं पैडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है सीडीपी में भी, और यहाँ सीडीपी में तो आपका 30 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, बट यहाँ पे भी मिलेगा उसी से संबंधित कि नीचे दी गई समस्याओं में से कौन सी समस्या की प्रकृति का अंतःविषयता है। दी गई, ये देखिए मैथ से संबंधित रहेगा, दी गई ज्यामितीय आकृति में जो होता है सममिति रेखाएं की खींचिए, ये होता है दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, या तो दी गई आकृति की कितनी सममिति रेखाएं होती है, तो आप अपना नाम लिखिए और प्रत्येक अक्षर में जहां संभव है वहां पे सममिति रेखाएं खींचिए। तो ये अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है, तो यहाँ पे यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो विद्यार्थी लिखे देखिए उनको 1 मार्क्स अपना दिखाएं, हो गया। फिर यहाँ 34 नंबर देखिए है कि निम्न मापों के क्या करना है, विच इज ऑल द फ्लोइंग मेजरमेंट इन सेंटीमीटर में है, कैन बी द साइड्स ऑफ द राइट ट्रायंगल, ये करना है। तो ये कितना हो जाएगा, निम्न त्रिभुजों का देखिए हिंदी में कितना होगा, 50 12 हो 50 44 होगा, 44 12 48 होगा, इस तरह से। तो इसका आंसर जो है 2 नंबर सही हो जाएगा। फिर यह पाई चार्ट देखना है, पाई चार्ट द कंस्ट्रक्टेड फॉर द फ्लोइंग डेटा, इस पाई चार्ट को बनाना है। इसमें क्या आएगा, ऐसा आपको मैथ्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो देखिएगा, इस तरह से आपको क्वेश्चन नज़र आएंगे सीटेड के स्टूडेंट के लिए। तो ये क्या होगा, सॉल्व करने पर आप देखिएगा तो इसके में क्या 27.2 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। फिर 36 में देखिए क्या होता है कि वस्तु ए को जो होता है रुपये जितना इतना देने पर, ये देख लीजिए आपको, तो ये क्या होगा, आप लोग को खाली क्वेश्चन है इसमें दिखा रहे हैं। तो कितना परसेंटेज, 80, यहाँ 18% इसका सही हो जाएगा। फिर है विच इज ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 72, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 72 से विभाज्य नहीं है, कौन नहीं, ये सभी विभाज्य हो जाएगा, बट 95 जो होगा 142 ये नहीं होगा। आपको जिस तरह से अभी क्वेश्चन आप लोग के सामने परोसा गया है उसी तरह जस्ट आपको एग्जामिनेशन में भी देखने के लिए साइंस के विद्यार्थी को ऐसा ही मिलेगा। फिर आधारभूत अवधारणाएं जैसे आकृति, परिमाप, क्षेत्रफल और बहुभुजों की विशेषताएं जो होता है, देखिए ये जो साइंस इंग्लिश में सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए, इंग्लिश का भी यहाँ पे है। क्षेत्रफल बहुभुजों की विशेषताएं जो गुण का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण अधिगम होता है, तो क्या टेलीग्राम होता है, 10 ग्राम होता है, जियो बोर्ड होता है, हैनोई टावर होता है, फिर है क्या होता है, क्यूजनेजर रॉड्स होता है, तो ये जो बोर्ड होता है। फिर यहाँ पे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में कि राशि जो होता है वो 7,000 की एक धनराशि 20% वार्षिक दर पर जो होता है 1.5 वर्ष के लिए निवेशित करता है, जबकि ब्याज का अर्धवार्षिक क्या है संयोजित करता है, तथा उनके मित्र भी अमित जो है 8,000 की राशि जो होता है एक राशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेश करता है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था और परिपक्वता पर राशि द्वारा प्राप्त ब्याज और अमित द्वारा प्राप्त ब्याज में अंतर निकालना है। तो इसमें क्या आ जाएगा 637, आप सॉल्व कर दीजिएगा, आपका सामने क्वेश्चन नज़र आ गया। अब 40 नंबर देखिए, घड़ियाँ की संख्या प्रणाली पर आधारित होती, घड़ी जो होता है द्विधारी यानी बाइनरी प्रणाली होता है, या तो सेक्साडेसिमल प्रणाली, दशमलव प्रणाली, या तो षोडश यानी हेक्साडेसिमल प्रणाली। तो ये षष्टिश प्रणाली यानी जिसको बोलते हैं सेक्साडेसिमल प्रणाली पर होता है, सेक्साडेसिमल प्रणाली पे ये होता है, तो ये हो जाएगा सही इसका। आप देख रहे थे ना सीडीपी पोर्शन में पढ़ने में ज़्यादा टाइमिंग लग रहा था, ये सब में हो जाएगा, बट हाँ सॉल्व करना रहेगा। फिर यहाँ देखिए किसी भी बेलन की ऊंचाई के आधार की त्रिज्या को 3 गुने के बराबर करने पर यदि आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की धारिता लीटर में क्या होगा, पाई का मान 22/7 कहीं 3.14 लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो ये कितना होगा, तो ये होगा 25.872 हो जाएगा इसका आंसर। फिर आप 42 में देखिए, 42 में फिर आपका आ गया पैडागोजी पोर्शन। पैडागोजी पोर्शन में यहाँ पूछ रहा है कि एक विद्यार्थी को निम्नलिखित संख्या को अवरोही क्रम में लिखने को कहा गया है। अवरोही क्रम यहाँ है कि क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग जानते हैं घटते क्रम में, और आरोही होता है बढ़ते क्रम, अवरोही होता है आरोही असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो यहाँ चलिए देखना है कि -20 होगा, -150 होगा, 0 होगा, 23 होगा, 46। विद्यार्थी के निम्नलिखित उत्तर दिया है, -150 हो जाएगा, -20 हो जाएगा, 0 होगा, 23, 46 होगा। इस तरह से विद्यार्थी द्वारा दिए गए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त क्या होगा। यहाँ देखिए कि विद्यार्थी को पूर्णांकों का जोड़ नियमों को पुनः स्मरण करने की आवश्यकता है। विद्यार्थी ने संख्याओं को सही क्रम में लिखा है, क्या सही लिखा है, देखिए आप लोग जो इस तरह से लिखा है क्या वो सही लिखा है।
विद्यार्थी को पूर्णांकों को क्रम में लगाने की अवधारणा को समझ लिया, किंतु उनको आरोही क्रम, आरोही, एक तो अवरोही था, आरोही यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर क्रम को व्यवस्थित करने में त्रुटि की गई है, तो वही चीज़ किया गया, तो ये आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी को पूर्णांक अवधारणा पता नहीं, उन्हें पता है। फिर यहाँ देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश वाले फटाफट इंग्लिश में कर लीजिएगा, देख लीजिए। फिर है कि वस्तुओं पर छूट की अवधारणा शिक्षण के अंतर्गत एक शिक्षिका एक लोकल मार्केट में भ्रमण की योजना बना सकती है, इसका सबसे उपयुक्त क्या कारण हो सकता है। आपके सामने फिर 4 क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है कि इस तरह के क्षेत्र भ्रमण का होना अनिवार्य होता है, जैसा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2005 का है द्वारा सुझाया गया है, ये सही होगा। या विद्यार्थी को औपचारिक यानी फॉर्मल रूप से गणितीय अवधारणाओं को अधिगम अवसर प्रदान देते हैं। तो तीसरा, या विद्यार्थियों को सेल से संबंधित विभिन्न विज्ञापनों को देखने के लिए और दुकानदारों को इनका विकलन करने पर चर्चा करने का अवसर प्रदान होता है। या तो विद्यार्थियों के शिक्षक दोनों के लिए मौज मस्ती करना, नहीं ये सब तो होता है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 3 नंबर। यहाँ भी देखिए पेडागोजी पोर्शन। अब यहाँ है 44 का है, किसी चतुर्भुज ए बी सी डी यदि ए बी जो होता है पैरेलल डी सी होगा, फिर एंगल बी बराबर 70 डिग्री और ए बी बराबर सी डी हो तो क्या होगा। तो इसको फिर निकालना है, आप लोग निकाल के देखिएगा, तो इसका ए वाला जो है वही सही हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 1 ऑफ द फैक्टर ऑफ 4x² + 9y + 12xy - 5 and 2x + 3y - 14 इज क्या हो जाएगा। तो यही चीज़ को हिंदी में भी लिखा गया है, तो यहाँ क्या होगा इसका आंसर। सो देखिए, तो इसका आंसर जो है 4 नंबर ला आ जाएगा, 2x + 3y - 7। ये सॉल्व करके आपको देख लेना है। अब देखिए 46 नंबर में क्या है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -40/3 है और यदि उनमें से -5/2 है, तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रमण x है 4x + 2 पूर्णांक 1/2 ये है, तो इसका मान क्या हो जाएगा। मान निकालने पर 3 पूर्णांक 3/4 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं कि इफ x, y and z and respectively the number of the faces and vertices and its any किनारा that the triangular पिरामिड देन, यदि निकालना है यदि x, y, z क्रमशः एक त्रिभुज के आधार वाले पिरामिड के फलकों और शीर्ष को किनारों का की है तो संख्याएं क्या होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो आपका जो इसमें होगा 8। देखिए कि इसका आंसर क्या होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों का वैल्यूज 47, यहाँ पे भी 47 है, 40 यहाँ 46 था, यहाँ 47 है। 47 का क्या हो जाएगा 2x + 3y - 2z = 8, ये आपका आ जाएगा। फिर आगे चलते 48 का क्या हो जाएगा। इफ़ a + b = 17/6 एंड ए बी बराबर 2 देन द व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a - b देन इतना a ग्रेटर देन b = b वाट हो जाएगा। तो कितना इसका वैल्यू आनी चाहिए, यदि a + b इतना है तो इसका 1/6 आना चाहिए। फिर यहाँ देखिए इफ़ x by y = -1/3 का पावर -3, फिर है डिवाइड हो जाएगा 2/3 का पावर -4 है, देन द वैल्यू ऑफ, इस तरह से वैल्यू निकालना है कितना आएगा। तो इसका जो वैल्यूज़ है क्या आना चाहिए, इसमें जो है आपका जो ऑफिशियल आंसर है उसमें सभी दिया हुआ है, यानी कोई भी सही नहीं है, तो ऑल भी होनी चाहिए, निकालने पे सभी आ जाता ऑल। अब चलते 50 नंबर क्वेश्चन है कि पैटर्न समझना है कि विकास के बीजगणित पढ़ाने के लिए आवश्यक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथन के लिए सही कारण को निरूपित करता है। कौन, पैटर्न बनाना रचनात्मक मानसिकता को बढ़ाता नहीं, पैटर्न तुलनात्मक रूप से आसान है नहीं, पैटर्न बहुत सारे वास्तविक जीवन अनुप्रयोगों से होते, बीजगणितीय नहीं होते, ये नहीं वर्ड तो ही खत्म कहानी हो गया। पैटर्न सामान्यीकरण से संबंधित, हाँ जनरलाइजेशन से ये संबंधीकरण है, तो ये हो जाएगा इसका, ये भी पेडागोजी पोर्शन है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है कि एक तरानांतल की एक लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है तथा गहराई 4 मीटर है। इसके फर्श तथा इसकी दीवारों में ₹42 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्लास्टर करवाने की लागत होती है, तो क्या होगा। तो यहाँ जो है आंसर इसका, इस क्वेश्चन के आधार पे इसका आंसर है 24,360 ए।
फिर यहाँ पे भी इसका देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश बोला भी। यहाँ है 2 वृत्ताकारों खेतों में C1 एंड C2 की परिमाप जो है क्रमशः 45 मीटर एंड 96 पाई मीटर है। तो तीसरे खेत C3 की त्रिज्या के क्या होगी, जबकि इसका क्षेत्रफल C1 और C2 के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करने पे आपका कितना आएगा आंसर, तो इसका 52 मीटर आएगा। ये भी आंसर जो अयोगी का द्वारा ही जो निकाला गया है आंसर की उसमें है। अब चलिए आगे चलते, आगे देखेंगे। यहाँ बोल रहा है, देखिए विच इच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू एंड फॉल्स। देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य और असत्य है। कोई संख्या कभी भी अपने वर्ग से बड़ी नहीं होती है। क्या सही बात है, गलत है? सही है कि गलत है वो चीज़ जानना है। फिर ये सभी ऋणात्मक संख्याएं अपने घनों से बड़ी होती है। कोई भी संख्या अपने घन से बड़ी कभी नहीं होती है। या तो किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ कौन सा होगा, ए और बी सही बात है। कौन यानी सही को बताना है कि कौन इसमें क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू एंड फॉल्स की बात ही नहीं है, कौन सही होगा उसी को बताना है। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें ए भी गलत बात है, ए भी नहीं सही होगा। लेकिन किसी अभाज्य संख्या का वर्ग जो मूल जो है एक परिमेय संख्या नहीं होता, यही तो सही बात है। तो डी नंबर सही हो जाएगा। बाकी बातें है, ए और डी जो है 2 बिंदु रेखाखंड है। बी सी एक ओर से स्थित 2 बिंदु इस प्रकार से है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तब क्या होगा, आपको जो है ट्रेंगल ए बी सी का सर्वसम निकालना, ट्रेंगल डी सी बी। इस तरह से ए एस एस, ये साइड बोला आप लोग पढ़े होंगे। तो ये क्या होनी चाहिए, तो ये पहला ही नंबर इसका सही है। ये 8 क्लास का जो है आपको नज़र आ जाएगा जैक बोर्ड का स्टूडेंट। फिर आगे चलेंगे 55 में क्या बोल रहा है। 55 में √2e का परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को परिमाणित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिमाणित करने की विधि सबसे उपयुक्त है। आगमनात्मक, प्रत्यक्ष, प्रतिस्थिति, विरोधाभास। तो ये आ जाएगा प्रतिस्थिति आने की हो जाएगा कंट्रापोजिटिव। यदि इन आंकड़ों को का माध्यक, देखिए माध्यक एवं बहुलक वगैरह पढ़ लेना है। यदि इन आंकड़ों का माध्यक जो है 61.5 है, तो इन आंकड़ों का माध्यक क्या होगा, तो निकालने के बाद क्या होगा 59.3 आ जाएगा। फिर इसमें है 57 में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का लक्ष्य है। देखिए यहाँ पे भी पैडागोजी पोर्शन आ गया। कौन है, आकलन के अध्यापन का एक हिस्सा बनाना, नहीं। बच्चों को श्रेणीबद्ध और उनका स्थान नियोजित करना, नहीं, ये हो जाएगा। बच्चों को प्रतिपुष्टि तैयार करना, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हिस्सा बनाना सही बात आ जाएगा, और प्रतिपुष्टि करना, बच्चों को श्रेणीबद्ध बिल्कुल नहीं, ये से रैंकिंग करना एक गलत बात है। तो ये और सी आ जाएगा। फिर आगे जानेंगे 58 नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश वाला भी देख लीजिएगा। उसके बाद जानेंगे कि गणित शिक्षण में परियोजना विधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, वो जानेंगे। यह क्रियात्मक ज्ञान यानी करके सीखने वाला लर्निंग टू डू यानी करके सीखना है पर आधारित विधि होता है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें अधिगमकर्ता की भूमिका सबसे कम होता है, गलत बात। यह एक ऐसी विधि है जिसमें अधिगमकर्ता को एक खोजकर्ता के क्या होता है परिवर्तित कर देती है। हाँ ये सही बात है, वो हमेशा निगमनात्मक पर आधारित होता है। तो ए और सी, ए देखने के लिए सही मिल रहा है और सी सही मिल रहा है, दोनों ये क्या है गलत है, निगमनात्मक बिल्कुल नहीं। फिर 59 नंबर क्वेश्चन तो आप लोग का चलिए देखते हैं। वो 58 वाला था। 59 में क्या बोल रहा है कि यदि 2x - 10 डिग्री और 3x - 50 डिग्री पूरक कोण है तो 4x + 40 डिग्री का मान कितना होगा, तो इसको निकालिएगा तो 160 डिग्री हो जाएगा। फिर 60 नंबर में देखिए, जो परीक्षण विद्यार्थी को के एक विशिष्ट समूह के सदस्यों के सापेक्ष प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाता है, वो डायगोनल टेस्ट करता है, नॉर्मल डिफरेंस टेस्ट करता है, फिर क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट करता है, या तो एक्सपेरिमेंट टेस्ट करता है। नैदानिक परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण, मानदंड संदर्भित परीक्षण, या तो उपलब्धि परीक्षण। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन मतलब करता है। नॉर्मल रेफरेंस टेस्ट, मानक संदर्भित परीक्षण, तो ये हो जाएगा इसका सही। तो इस तरह आप लोग देख लिए 31 से लेकर 60 नंबर
तक क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन था यहाँ आपका मैथ देखने के लिए मिला। उसके बाद फिर आपको 61 से 90 तक क्या मिलेगा, तो साइंस पोर्शन मिलेगा। चलिए यही जैसा आप लोग का 5 और 6 सितंबर का जो एग्ज़ाम होगा सीटेट का, उसमें भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है देखिए, इंग्लिश वाला देख लीजिएगा कि मैच द ऑर्गेनिज्म कॉलम ए विथ इट्स एक्शन ऑफ कॉलम बी। कॉलम ए में क्या, कॉलम बी में है ईस्ट है, यहाँ प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वायरस है। यहाँ पे देखिए क्या है, कॉजिंग कोलेरा है, कॉजिंग एड्स है, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़ है, बैकिंग ऑफ ब्रेड है। यहाँ चलिए हिंदी वाला देख लेते हैं। स्तंभ में दिए गए जो होता है जीव स्तंभ बी और उनकी क्रिया को सुमिलित करना, स्तंभ ए और स्तंभ बी, कॉलम ए और बी दिया हुआ है। तो ईस्ट आपका किस में आ जाएगा, ईस्ट से क्या होता है, तो ए का जो आपका आएगा 4 नंबर, ए का 4 कहाँ है, ईस्ट। ईस्ट से क्या, ईस्ट किस में देखने के लिए मिलेगा, डबल रोटी पकना। बी का 5 बी प्रोटोजोआ है, ये किस में, मलेरिया उत्पन्न करना। उसके बाद सी का 1 हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, हैजा उत्पन्न करता है। उसके बाद वायरस से क्या हो जाएगा, 2 एड्स उत्पन्न। तो इस तरह से आपका ये 2 नंबर हो जाएगा। इसी तरह आपको एग्जाम में भी देखने के लिए साइंस का पोर्शन मिलेगा। 62 देखेंगे, निम्नलिखित में से सोलर कुकर में जो होता है कौन सा भाग जो होता है हरित गैर प्रभाव के लिए उत्तरदायित्व होता है। देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सोलर कुकर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सा रहेगा, डिब्बे के भीतर काले रंग के परत, दर्पण रहेगा, सौर कुकर की बाहरी आवरण रहेगा, या कांच की सीट। तो यहाँ पे रहेगा ग्लास सीट आपको देखने के लिए मिलेगा। 4 नंबर सही होगा। फिर यहाँ चलिए निम्नलिखित तो देखिए किस तरह से आपको साइंस में मिलेगा, हिंदी की तरह एकदम लिखा हुआ पैसेज टाइप के। अब पैटर्न थोड़ा है, कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है पहले की कंपैरिजन में। तो यहाँ देखिए निम्नलिखित उदाहरण को क्या करना, पढ़ना है, तब प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए आपको पैसेज की भांति नजर आ गया कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकरल, लेकिन साइंस का ही आपको स्टेटमेंट इसमें डाला रहेगा। फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकरल अस्फुदीप्त सामग्री का काम कर रहा था। जब वो प्रकाश के संपर्क में आने के पश्चात अंधेरी उद्दीपित होता है तो उससे विश्वास था कि सूर्य के प्रकाश के कारण ही क्रिस्टल फोटो प्लेट पर अपने बीम को जलाएगी। और 1996 ईस्वी में एक तूफानी दिन था। उसने निर्णय लिया कि प्लेट को कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ देगा, बाद में वह अपना प्रयोग पुनः आरंभ करेगा। कुछ दिनों के बाद उसने अपने क्रिस्टल को अंधेरे वाली दराज से निकाला और उसने यह ध्यान दिया कि प्लेट पर जला हुआ बीम धूमिल था, जिसका अर्थ यह था कि क्रिस्टल ने सूर्य के प्रकाश का अभाव होने पर भी किरणें उत्सर्जित की थी। इस तरह आपको स्टेटमेंट देखने के लिए मिलेगा। ये 2026 में ये 8 फरवरी वाला है, देखने के लिए मिल रहा है। तो उपरोक्त उदाहरण विज्ञान के बारे में आपका क्या चित्रण है, विज्ञान रचनात्मक सृजनात्मक से अधिक कार्यवृत्तिक है। तो प्रत्येक वैज्ञानिक अन्वेषण यानी खोज में संयोगवश हो सकती है, ये होगा। या तो फिर विज्ञान अकेले ही जाने वाली गतिविधि, गलत बात। वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है, ये तो रहता है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट इसके आधार पे क्या होगा कि प्रत्येक वैज्ञानिक जो है जो खोज करता है, इन्वेंशन करता है, वो संयोगवश हो सकती है। तो ये इसका आयोग ने इसी को सही माना है। जो स्टूडेंट कहेंगे बोला कंफ्यूज है। आगे चलिए, धातुओं की उनकी जल के साथ अभिक्रिया के आधार पर पहचानना है। धातु मेटल, आप लोग जानते हैं, डिफरेंस भी जानते होंगे मेटल एंड नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु में अंतर क्या होता है। धातु जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, अधातु जो होता है इंसुलेटर की भांति कार्य करता है। फिर धातु में जानते होंगे चमकीला होता है, अधातु जो होता है नहीं होता है। धातु को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न यानी कि सोनोरस होता है और इसमें नहीं होता है। इस तरह से आप लोग देखे भी होंगे। तो चलिए जानेंगे कि एक क्या है शीतल। ए नंबर में बोला है कि शीतल जल के साथ तीक्ष्ण रूप से अभिक्रिया करता है। बी है कि केवल वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। सी है कि जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो चलिए बताइए, ये जो स्टेटमेंट को फॉलो करने वाले मेटल जो है धातु कौन आएगा। मैग्नीशियम एल्युमिनियम चांदी आएगा क्या पोटेशियम लोहा तांबा आएगा क्या, सोडियम तांबा एल्युमिनियम आएगा, कैल्शियम जिंक लोहा आएगा। तो कौन जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। देखिए ये तो इसको तो पानी में डुबो कर रखते हैं, सोडियम एल्युमिनियम। ये तो पोटेशियम जो होता है के लोहा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो पहला यहाँ जो है शीतल के साथ तीक्ष्ण रूप से अभिक्रिया करता है। तो कौन करता है तुरंत में, तो ये पोटेशियम कर लेगा। उसके बाद है केवल वाष्प के साथ अभिक्रिया, केवल कौन करेगा,
तो क्या तांबा वगैरह करेगा, जस्ता वगैरह नहीं, ये तो लोहा ही आ जाएगा। अरहर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन तांबा ही तो नहीं करता है, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह ये 2 नंबर होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिले। फिर 65 में आपको इस तरह टेबल के फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा। क्या रहेगा देखिए, थोड़ा कभी इंग्लिश भी पढ़ लेते इंग्लिश वालों के लिए कि दिस आर द फ्री एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कंप्रेसिंग सेल एंड switch and connected one by one to wires A, B, C and D. Which of these wire would produce least amount of heat? यहाँ देखिए एक सेल का स्विच निर्मात पर विद्युत परिपथ को मुक्त खुले सिरों को एक करके A, B, C और D तारों से जोड़ा गया है। तो इनमें से कौन सी तार ताप की न्यूनतम मात्रा उत्पन्न करेगा, कौन सा करेगा? सो देखिए तार है, यहाँ लंबाई है, यहाँ अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल की लंबाई, उसी को हम बोलते हैं देखिए वायर लेंथ एरिया क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ देखिए ए वाला जो है इसका लंबाई 10 में है सेंटीमीटर और इसका है क्षेत्रफल क्या है 10 × 10⁻⁸। बी का 10 है, इसमें 8 × 10⁻⁸ मीटर 8 मीटर स्क्वायर। सी हो गया 12 हो गया 6 × 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर मीटर हो जाएगा। डी 5 है 10 × 10⁻⁸। तो इसमें बताइए न्यूनतम कौन आएगा? तो देखने से सबसे छोटा कौन लग रहा है 10 8 ये तो ऐसे भी पढ़े रहेंगे वो बता देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? सी नंबर, यहाँ सी का है 4 नंबर में, तो ये सही हो जाएगा। फिर देखिए 66 क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल उपचार की प्रतिक्रिया के समय नहीं किया जाता? नहीं वर्ड को आप गोला कर लीजिएगा, एग्जाम में भी किया जाता है। तो क्या नहीं है? अपशिष्ट जल के प्रवाह कम करके छोड़ा जाता है, जिससे बालू गिरीट कंकड़ पत्थर बैठ जाते हैं। सही बात है। आपक जो होता है आपंक स्लज को बाहर, स्लज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, को बाहर निकाला जाता है तथा अपमर्थित स्कीमर ग्रीस जैसी अशुद्धियाँ को हटाया जाता है। ये भी सही बात है। 3 नंबर में अपशिष्ट जल ग्रीट बालू को अलग करने की टंकी में जाता है। ये भी सही है। अजैविक अशुद्धियों जैसे नाइट्रेट फास्फोरस क्लोरीन द्वारा अलग किया जाता है। ये नहीं, बिल्कुल इसको नहीं क्लोरीन द्वारा किया जाता है अलग, यहाँ प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा है। फिर 67 को देखिए क्या बोल रहा है? सना प्रिया थर्मामीटर से अपने शरीर के टेम्परेचर मेजर कर रही है, माप रही है। सना ने अपने शरीर का तापमान जो था 98 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड में अभिलेखित किया, जबकि प्रिया ने अपना 38.4 डिग्री रिकॉर्ड किया। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? सना और प्रिया दोनों बुखार से ग्रसित है। सना प्रिया का तापमान अधिक है। यहाँ बताइए प्रिया का शरीर का तापमान सना के तापमान से अधिक है। प्रिया का कितना था? तो यहाँ पे प्रिया देखिए जब भी हम लोग जानते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर यानी फ़ारेनहाइट में देखा जाए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में रहेगा और यही डिग्री सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस ये रहेगा। ये नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर, और यदि ये डिग्री सेल्सियस में देखा जाएगा तो देखा जाता है कि कितना 35 डिग्री मिनिमम रहेगा। 35 डिग्री सेल्सियस टू लेकर 42 डिग्री सेल्सियस जो रहेगा बॉडी टेम्परेचर रहेगा। लेकिन जनरली कौन रहेगा? ये 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 से तो ज़्यादा तो हो गया इसका, किसका ज़्यादा हो गया? प्रिया का। तो यहाँ देखेंगे प्रिया का तापमान जो है वो सना के तापमान से अधिक है। सही बात है। प्रिया का तापमान देखिए यहाँ ज़्यादा हो गया, यहाँ 37 डिग्री रहता, दोनों का सेम आ जाता तो अधिक है। तो इस तरह से आप लोग का स्टेटमेंट बेस्ट पूछा जाएगा, तो इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा तभी हो पाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा। फिर यहाँ चलेंगे 68 नंबर क्वेश्चन में। 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषण यानी गुण जो को आप वैज्ञानिक स्वभाव के साथ संबंध करेंगे? वैज्ञानिक जांच को कार्यान्वित करने की दृढ़ता, क्या? हाँ ये तो करेंगे। जिन बड़ी समस्याओं को जांच करनी होती है उन्हें योग छोटे भागों में तोड़ना और कल्पना करने, ये सब होता है। हाँ ये भी सही बात है। गैर वैज्ञानिक मान्यताओं के प्रति संदेहवाह, हाँ ये भी करेंगे। सांस्कृतिक परीक्षण के प्रति प्रतिबद्धता नहीं, ये गलत है। तो यहाँ ए बी और सी यही सही हो जाएगा। यहाँ पे नॉलेज भी होता है, पूरी तरह फुल नॉलेज भी देखता है। ऐसा नहीं कि खाली बस रटन वाला बिल्कुल नहीं चलता। आपको जो रहेगा बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी आपका साइंस का पोर्शन में आप क्वेश्चन को जो है 20+ जा पाइएगा, नहीं तो फिर इधर ही लुढ़क जाइएगा। इस तरह से होता है। देखने में तो लगेगा हाँ हो जाएगा, बट करने लगिएगा तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। इसके लिए प्रैक्टिस अति
मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जीवों का उनके भोजन ग्रहण के माध्यम के साथ मिलान करना है। तो ये आपका जो है घरेलू मक्खी क्या रहेगा, तो वो सूखना घरेलू मक्खी, तो ये आएगा, एक का डी नंबर आ जाएगा। बी जो होता है मम्मर पंछी जो है वो क्या रहेगा, तो यहाँ देखिए तो 2 नंबर चला जाएगा, ये क्या होगा, चूसेगा। फिर सी में है कॉकरोच करेगा, क्या करेगा, काटेगा और चबाएगा। फिर नवजात वाला में क्या आएगा, बच्चा है दूध पिएगा। इस तरह से आपका ये जो है 3 नंबर हो जाएगा आंसर। साइंस में देख रही है कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर खोज रहा है। अब देखिए पैडागोजी पोर्शन आ रहा है कि एक विद्यार्थी की वैकल्पिक अवधारणा है कि वायु गर्म होने पर संकुचित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति आप अपनाएंगे कि वैकल्पिक अवधारणाओं को चुनौती देने के लिए। तो यहाँ विद्यार्थी उस बोतल के मुंह पर आपस्फीत गुब्बारा लगाने के लिए कहना जिसमें हवा हो तथा बोतल को उबलती पानी जल उष्मक में रख दे और अवलोकन करने के लिए कहना। हाँ, यही सही बात है। देखिए और भी पढ़ते हैं कि चालन संवहन के बीच सभी पढ़ लेना है, अंतर स्पष्ट समझाना है, और उसके लिए नहीं, ये नहीं होगा। फिर विद्यार्थी को गतिविधियाँ कह जो प्लास्टिक के बोतल में असमता गर्म करके पानी ढक्कन से कुछ मिनट के रखा और विद्यार्थी को अवलोकन करने के लिए करना। नहीं, विद्यार्थी को उन दैनिक जीवन से उदाहरण पाठ्य पुस्तक के लिए जहाँ पे तापमान फैल, नहीं, ये भी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, अयोग्य ने यही इसी को जो है सही माना ऑफिशियल नोटिफिकेशन। उसके बाद है 71, देखते हैं 71 में क्या बोल रहा है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। तो अभी कथन 1 में क्या है, ब्रेड बनाने के लिए आटा गूंथते समय ईस्ट के साथ बेकिंग पाउडर भी डाला जाता है। क्या ये सही बात है, गलत बात है, कुजोरी डाला जाएगा। बेकिंग पाउडर ईस्ट के लिए भोजन का कार्य करता है। दोनों ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब चलेंगे 72 नंबर क्वेश्चन। 72 क्या बोल रहा है, 72 में जानेंगे कि एक विश्वास यानी आस्था था कि पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों को भगवान द्वारा बनाया गया है। देखिए कैसा पढ़ने में लग रहा है, हिंदी टाइप के। लेकिन डार्विन व वायलिस ने इस विचार के साथ किया कि जीवन के स्वरूप पृथ्वी के पहले से विद्यमान रूपों से विकसित हुए थे। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त उदाहरण विज्ञान की प्रकृति के संबंध में क्या चित्रित करता है, क्या करता है, विज्ञान अंतःविषयक है, विज्ञान मान अनिरपेक्ष न्यूट्रल है, विज्ञान वैज्ञानिक विधि का अनुपालन करने को प्रगति है, विज्ञान अस्थायी है। तो यहाँ क्या है, साइंस इज द टेंटेटिव है। तो ये आपका 4 नंबर आ जाएगा इसके आधार पे। फिर जानेंगे 73 में क्या है, कथन एंड कारण है। तो यहाँ पे आपको एसेशन एंड रीजन नज़र आएगा। अभी कथन एंड तर्क। निम्नलिखित को पढ़िए और सही को चयन करना है कि विज्ञान पाठ्य पुस्तक में वैज्ञानिक की जीवनियाँ शामिल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सही बात है। हाँ, थोड़ा तो होनी चाहिए, तभी तो बच्चे मोटिवेट होंगे और पढ़ेंगे। महान वैज्ञानिक की जीवनियाँ वर्णन करने से विद्यार्थियों को जानने के लिए प्रेरित करता है कि कैसे सार्वभौमिक वैज्ञानिक विधि का पालन करते हुए वैज्ञानिक कन्वेंशन नहीं, उनके खाली जीवनी से खोज तो नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका जो है ये जो एक्सेप्शन है जो था वो सही है, बट रीज़न ये गलत है, रीजनिंग पावर। तो ये आपका ए सही 4 नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ 74 देखेंगे। 74 में क्या बोल रहा है कि प्रकाश की एक किरण प्रकाशीय संघन माध्यम से प्रकाशीय विरल माध्यम में यात्रा करती है। देखिए कितनी अच्छी बात है। यानी ये आपका प्रकाश का किस में जाएगा, अपवर्तन। आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन। तो उसी में पढ़िएगा प्रकाश का अपवर्तन में कि प्रकाश की किरण जो होता है जब सघन माध्यम यानी सघन को ही क्या बोलते हैं, सघन को डेंसर बोलते हैं। डेंसर टू रेयर जा रहा है, किस में जा रहा है, डेंसर टू रेयर जा रहा है। और जैसे ही डेंसर टू रेयर जाएगा ऐसे करके आपका रहेगा एक, आप लोग बनाइएगा ये अभिलंब में, और इसको मान लेना है कि ये आपका सघन माध्यम है। तो प्रकाश धीरे 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 यहाँ आएगा और जैसे ही विरल में पहुँचेगा तो वो क्या करेगा, स्पीड उसका तेजी हो जाएगा। तो ये अविलंब है, ये अविलंब से क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। और जब विरल से सघन में आएगा तो ये अविलंब की तरफ ही झुक जाएगा, इससे इसका हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है प्रकाश की एक किरण प्रकाशीय सघन माध्यम से प्रकाशीय विरल माध्यम में यात्रा करती तब प्रकाश की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी में क्या परिवर्तन होगा वो पूछ रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि किधर झुकेगा, वो क्या होगा, प्रथम वृद्धि होगी फिर ह्रास होगा, वृद्धि होगी या तो ह्रास होगा। तो यहाँ जो इसका आवृत्ति फ्रीक्वेंसीज में देखा जाएगा तो कोई परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा। जब पूछता कि उसका चाल क्या होगा, सघन माध्यम में विरल माध्यम में क्या होगा, तो ऐसे में हम कम बेसी बोल सकते हैं, बट
यहाँ पे कोई परिवर्तन जो होगा फ्रीक्वेंसीज में नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब 75 नंबर चलते हैं। 75 में कि निम्नलिखित में से पृथक रूप से अलग अलग 4 धातुएं ABCD है, नमूने डाले गए, अवलोकित प्रक्षेपित परिणाम नीचे दिए गए धातुओं को अभिक्रियाशीलता क्रम में दिखाना है, यानी कि इसको जो होता है कि कौन धातु किस तरह से एक्टिव है, ये आपको जो है 10th क्लास का बुक में जो है सक्रियता श्रेणी में आपको देखने के लिए मिलेगा। सक्रियता श्रेणी में क्या रहता है कि धातु को क्रियाशीलता के आधार पे जो सबसे ज़्यादा है वो सबसे ऊपर में, उसके बाद वैसे, और उसमें याद करने का ट्रिक रहता है केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है जो आ गया। के से हो गया केदार, तो के से हो गया पोटेशियम, ना से हो गया नाथ, तो ना से एने सोडियम हो गया, का होता कैल्शियम, सी हो गया। तो इस तरह से हायर टू जो यानी कि हायर क्रियाशील टू लोअर क्रियाशील यानी कि आते हैं। तो यहाँ देखिए कौन ज़्यादा है। पहले है धातु ए में है कोई परिवर्तन, FeSO4 कोई परिवर्तन, हरा निक्षेप है, और यहाँ है ZnSO4 है। तो इस तरह से देखा जा रहा है हरा निक्षेप कौन होगा। तो सबसे ज़्यादा कौन नज़र आ रहा है, भूरा निक्षेप धातु का सफ़ेद परत होगा। तो सबसे तो पहले जो है कौन आएगा, सी आएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा, ए में क्या कोई परिवर्तन नहीं होगा FeSO4, तो ये हो जाएगा। इसमें जो है ए वाला देखने के लिए मिलेगा ए। उसके बाद है सबसे कम, सबसे बड़ा की तरफ जाना है ना, तो सी में कम आ जाएगा। उसके बाद ए वाला आएगा, उससे भी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा बी, ये दूसरा वाला मिलेगा। उसके बाद कौन मिलेगा, तो डी मिलेगा। तो इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। देख रही 10th में तो सिंपल ही रहता था कि कौन ज़्यादा एक्टिव है इसमें, लेकिन आपको और भी इसमें माखन मिश्री मिलाया हुआ नज़र आएगा क्वेश्चन में, देख रहे हैं ना। अब यहाँ आगे चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है विभिन्न द्रव्यों के साथ 4 प्रकनलियाँ ABCD पूरी तरह माइंड टेस्ट करेगा, ली गई है प्रकनलियों। एक ग्लूकोज विलयन है, बी में क्या है, तो बी में हल्दी विलयन है, सी में जो अपमार्जक विलयन है डिटर्जेंट वाला, डी में शुद्ध जल है। निम्नलिखित में से आप क्या डालेंगे और देखना है। तो यहाँ प्रत्येक प्रकनली में नीले लिटमस का कागज का टुकड़ा लेना है। और आप लोग ये लिटमस वाला भी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, जैसे ही नीला लिटमस पत्र लाल होता है, नीला लाल हो गया तो एसिडिक जानेंगे, एसिड है यानी अम्ल है। और जैसे ही लाल नीला हो जाता है तो उसको हम जानते हैं क्षार है। और उसको भी ट्रिक क्या है, अनिल। आ से हो गया अम्ल, ना से नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। तो इस तरह से ये एसिड हो गया। और छलन, छलन अच्छा से यहाँ ऐसे करके छलन लेंगे, छ अल्ला और ना छलन होगा तो छा से क्या हो जाएगा हमारा क्षार हो जाएगा, ला से लाल हो जाएगा, और नी से क्या हो जाएगा नीला हो जाएगा। तो क्षार में देखने के लिए मिलेगा, लाल जो है नीला में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है आपका आंसर के में जो दिया गया था उसमें सभी को माना है, इसमें एक एप्रोप्रिएट नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए जेड दिया था, सभी सही ही है। अब यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ दे दिया गया था। निपोलिन में क्या हो गया, नीला रहेगा, नीला कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें सभी चीज़ यानी देखने के लिए मिलेगा। फिर यहाँ 77 है, निम्नलिखित में से क्या करना है, कौन सा बेमेल समुच्चय, कॉलम ए और बी कौन सा अलग है। यहाँ क्या है, बुझा चूना। बुझा चूना को क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लैम, यानी कि बुझा हुआ चूना, और एक होता है बिन बुझा हुआ चूना। तो स्लेक्ट लैम जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और बुझा हुआ चूना का होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो ये होता है स्लेक्ट लैम बिना बुझा हुआ चूना। यहाँ दे दिया बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ का तो CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ क्या है, बुझा हुआ चूना का ये फॉर्मूला है CaO, नहीं बिना बुझा हुआ का था, तो ये गलत हो गया, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, ये होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कॉपर सल्फेट इंटू हाफ H2O सही बात है। जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O, रंजक का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सही है। तो यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका बिना बुझा हुआ का होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस होगा, और तब ये सही होगा। अब यहाँ देखिए 78 में नीचे दिए कथन S1 और S2 पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 क्या है, शून्योत्तर कार्य सिलिकॉन के संवेग को परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। और S2 में क्या है, कण में संवेग को परिवर्तित करने के लिए उस शून्योत्तर नेट बल का कार्य करना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, ये तो S1 तो गलत हुआ है, लेकिन S2 क्या है, सही है। तो इस तरह से आपका जो है
ये सही हो जाएगा 3 नंबर। फिर यहाँ चक्रवातों के संबंध में जानना है। चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठंडा हवा ऊपर उठती है और उच्च दाब बनता है, गलत बात है। गर्म हवा ऊपर उठता है, निम्न दाब बनता है, तो ये 2 नंबर हो जाएगा चक्रवात साइक्लोन के संबंध में। अब आगे चलेंगे 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अपनी कक्षा में विज्ञान की प्रकृति के संबंध में परिचर्चा करते समय एक शिक्षक निम्नलिखित टिप्पणी करता है। एक शिक्षक क्या है, टिप्पणी कर रहा है। और वैज्ञानिक उदारमती होता है, तो यह टिप्पणी वैज्ञानिकों के बारे में क्या उजागर करेगा। वे दूसरे अन्य वैज्ञानिकों को मत के साथ सहमत नहीं होता है, गलत बात है। वे निरंतर नए विचार उसके साथ आते हैं तो बल्कि और देखते हैं क्या इससे भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। उन विचारों को संज्ञान में लेते हुए स्वयं के विचारों को विरुद्ध जाते हैं। हाँ, ऐसा भी कभी होता है, वे मुक्त स्थान ये तो होता है, लेकिन ये 3 नंबर यहाँ पे अप्रोप्रिएट है और यही आंसर था। देख रहे हैं इस तरह से आपका क्वेश्चन था। 81 क्या, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना है। अभी कथन और कारण देखिए कितना गजब रहता है इसमें, ज़्यादा इसमें भी यहाँ भी देखने के लिए मिल रहा है। क्षुद्रांत संपूर्ण पाचन होता है। क्षुद्रांत को क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन साइड कंप्लीटेड डाइजेशन ऑफ फूड। क्या सही बात है। पूरा कहाँ से होता है, ये थोड़ा तो बचा हुआ रहता है जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। फिर आपका है कि दीर्घ रोम को बड़ा तल क्षेत्र होता है और क्षुद्रांत भोजन को शोषित करने में मदद करता है। इंग्लिश वाला ही समझ में आएगा। क्या है, विली हैव या लार्ज सरफेस एरियाज विच हेल्प अस टू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, तो क्या होगा यहाँ पे, नहीं ये तो होता है। यहाँ है क्षुद्रांश में पाचन, हाँ बिल्कुल हो रहा है। सॉरी, हम थोड़ा सा अलग समझ रहे हैं, हम सोचे वो क्या है लार्ज इंटेस्टाइन, नहीं ये सही है और दोनों सही है। तो दोनों क्या कर रहा है यहाँ पे, ये और दोनों सही है, लेकिन ये सही तर्कना भी दे रहा है, तो ये 2 नंबर सही बात हो जाएगा। फिर जानना है कौवा, काई और परिणाम में जनन की कौन सी विधि समान है। कौन सा होगा, तो ये हो गया रीजनरेशन हो जाएगा, बडिंग हो जाएगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा, स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो स्पोर फॉर्मेशन इसमें देखने के लिए मिलेगा। फिर ये मैचिट में चलते हैं। क्या होता है, मैच करना है। ये हार्मोन है, कॉलम ए एंड बी को देखना है। तो ये क्या है, अधिविक्र हार्मोन। अधिविक्र हार्मोन जो है वो क्या करता है, तो अधिविक्र हार्मोन में है लवण असंतुलन, जिसको बोलते हैं साल्ट इम्बैलेंस्ड। एड्रिनल हार्मोन क्या करता है, साल्ट इम्बैलेंस्ड करता है, तो ये 4 हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो ग्रोथ हार्मोन में जो होता है डवार्फिज्म यानी बौनापन। फिर है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन में क्या होता है, घिंगा रोग जो होता है, ये हमारा ग्लाइंड नेक जगह पे थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। फिर इंसुलिन जो है मधुमेह रोग के लिए है, तो आपका ये 4 नंबर हो जाएगा। 84 में निम्नलिखित क्रिस्टलीकरण द्वारा पृथक नहीं किया जाता है। किसको नहीं किया जाता है, अशुद्ध नमूना लवण को किया जाता है, ये भी किया जाता है, बट मिथाइल अल्कोहल पोटेशियम परमैग्नेटेशन को इसको नहीं किया जाता है। फिर पढ़ेंगे कि विज्ञान, देखिए स्टेटमेंट बेस्ड कितना पूछा जा रहा है। विज्ञान कक्षा में सुमित कुछ सामग्री लाया और वह थी कि एक पानी की बोतल, एक गिलास और मोटी कागज का शीट। वह गिलास में पानी डालता है तथा उस पर मोटे कागज का शीट को रख देता है और धीरे से फिर वह सावधानी पूर्वक क्या करता है कि वह गिलास को व्यतिरिक्त यानी कि क्या करता है, व्युत्क्रमित अवस्था में रखता है तथा अपना हाथ हटा लेता है। विद्यार्थी चकित थे कि कागज गिलास से चिपक गया है और वह पानी बाहर नहीं आ रहा है। तो कुछ विद्यार्थी ने कहा कि कागज के भीतर गेंद थी, जबकि अन्य ने कहा कि बोतल के अंदर पानी होने के कारण वह चिपक गया। तो बताइए, ऐसा प्रैक्टिकल टीचर कराते हैं, साइंस का टीचर जो रहते हैं, तो ये क्या कराते हैं, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, विद्यार्थी को यह समझने में मदद होता है कि वैज्ञानिक ज्ञान के लिए मुख्य मार्ग होता है। हाँ, ये तो सही बात है। फिर है बी नंबर में क्या, विद्यार्थी उनके अवलोकन प्रक्षेपण पर आधारित स्पष्टीकरण व्याख्या संरचना हेतु प्रोत्साहित। हाँ, ये भी सही है, विद्यार्थी को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ, ये तो ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अब 86 नंबर चलते। 86 नंबर में क्या होता है, इंग्लिश वाला भी देख लीजिएगा। हिंदी में चलते, निम्नलिखित कथनों को सही चयन करना है। क्या होता है, चिकनी मृदा बालू एवं गाद का अंतरिक्ष, नहीं गलत बात है। फिर है दोमटी मृदा जल का अंतरसरण चिकनी मिट्टी की तुलना में तीव्रता होती है, ये भी गलत है। बल्लू क्या हो जाएगा,
बलुआ मिट्टी और कणों के अनुपात का विरोध होता है। इसमें सब में कुछ ना कुछ त्रुटि है, तो इसीलिए आयोग ने क्या किया, इसमें सभी को मार्क्स जो भी किसी 1 2 3 में कोई भी किसी में मारा होगा सभी को इसमें ऑल कर दिया, दे दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें सटीक आंसर नहीं दिया रहता है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, सभी को मिल जाता है मार्क्स। फिर निम्नलिखित में से कौन सी कार्य विधि जो होता है विज्ञापन के साथ समाज संबंध की समझ और विकास करने के लिए सबसे कम उपयुक्त होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विश्व के लिए भारतीय वैज्ञानिक योगदान, पोस्टर उपयोगिता नहीं, परमाणु ऊर्जा विवाद डिबेट करना नहीं, पर प्रौद्योगिकी एवं प्रौद्योगिकी नवीनतम विकास में समुचित प्रयोजन, ये भी नहीं हो जाएगा। तो ये क्या इसमें हो जाएगा, ऊर्जा स्रोतों का अवधारणा और मानचित्र, ये सही होगा इसमें। फिर है शिक्षिका घनत्व पर एक गतिविधि कर रही है। देखिए स्टेटमेंट बेस्ड कितना पूछ रहा है। विद्यार्थी ने देखा कि एक स्टील की चम्मच पानी में डूबती है जबकि स्टील की कटोरी तैरती रहती है। उसकी विद्यार्थी से पूछा, क्या आपको क्या लगता है कि कटोरी क्यों नहीं डूबती, उसका क्या डूब सकता है, उसे क्या डुबा सकता है। निम्नलिखित में से शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों में किस प्रक्रिया कौशल को विकसित करने का प्रयास कर रही है, तो यह परिकल्पना करने का हाइपोथेसाइजिंग कर रही है, अवलोकन ऑब्जर्वेशन वगैरह नहीं करा रही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर 89 देखिए कि कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन करना है। प्रक्रिया जंग को रोकथाम के लिए असद लेपन, सही बात है। प्रक्रिया तांबे पर विद्युत लेपन, ये दो दिया हुआ ए और बी, तो अब बताइए कि इसमें क्या होगा। प्रक्रिया ए और बी दोनों रासायनिक परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ टू क्या बोल रहा है, प्रक्रिया ए एक भौतिक परिवर्तन है, जंग को रोकथाम असद लेपन, तो ये तो भौतिक परिवर्तन तथा तांबे में विद्युत लेपन करा दिए, तो इलेक्ट्रोप्लांटिंग करा दिए, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, तो ये सही हो जाएगा। अब 90 नंबर चलेंगे जो कि बताए थे 31 से लेकर 60 तक मैथ्स का क्वेश्चन था, 61 से लेकर 90 तक साइंस का था। तो चलिए ये लास्ट ही है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षक को पेशेवर विकास में योगदान नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा, तो है प्लेनेटोरियम उद्योग एवं विज्ञान संग्रहालय। फिर है विज्ञान संबंधित क्षेत्रों अभिरुचि शौक विकसित करना जैसे रोबोटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक। फिर है अडोम, ये क्या हो जाएगा इसमें, अड़ोस पड़ोस स्कूलों शिक्षा बैठकों। फिर है विज्ञान पाठ्य पुस्तक में दिए विज्ञान विषय महत्ता, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर सही हो जाएगा। क्षेत्र से संबंधित अभिरुचि विकसित तैयार करना, ये सब इसका हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें आंसर होगा कि विषय नियमित रूप से पढ़ाना। इसी जगह पे बताए थे कि पार्ट 2 में जो साइंस वाले विद्यार्थी आएंगे उनका 90 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और जो आर्ट्स वाले रहेंगे तो यहीं देखिए पार्ट 3 वाला को यहाँ देखिए 31 से इनको क्वेश्चन मिलेगा, और ये पूरी तरह कहाँ तक पहुँचेंगे, 90 तक पहुँचेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ 90 तक आर्ट्स वाले का भी आ गया। देखिए ये 90 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ पे नज़र आया, ये आर्ट्स वाले का कंप्लीटेड हो जाएगा। यदि उन लोग भी बोलेंगे तो उसके आधार पे उन लोग का भी 31 से लेकर पूरा बता देंगे। ये अभी हम साइंस के लिए भी कंप्लीट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी लैंग्वेज 1 में यदि इंग्लिश लिया रहेगा तो वो सीधे यहाँ से देखिए 91 लिखा हुआ है, वो इंग्लिश जो लैंग्वेज 1 में लिए रहेंगे वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे देखिए तुरंत में पार्ट 4 में। लेकिन जो हिंदी को लैंग्वेज 1 माने होंगे वो सीधे आगे बढ़ेंगे पार्ट 5 में। देखिए क्या है वो भी यहाँ देखिए इस जगह पे यहाँ पे आएंगे पार्ट 4 में ही, और भाषा 1 हिंदी है तो इसको सॉल्व करेंगे हिंदी वाले, और जो थे इंग्लिश वाले जो पार्ट 1 को इंग्लिश माने हैं तो उसके लिए उस जगह पे सॉल्व करना है। तो चलिए हिंदी वाला देखिए, हिंदी में अक्सर लोग रखता है पार्ट 3 में भाषा 1 में हिंदी और भाषा 2 में इंग्लिश को। तो यहाँ इस तरह से आपको एक यहाँ पे पैसेज दिया हुआ रहेगा और उस पैसेज को ही आंसर, ये वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है इसीलिए आप लोग देख लीजिए। इस तरह से आपका पैसेज रहेगा, वीडियो को रोक करके भी पॉज करके भी देख लेना है और समझ लेना है। अब हम थोड़ा शॉर्ट ही करने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे उसके आधार पे देखिए है ताल पत्तों को किताबों का स्वरूप के लिए कौन से लेख है, तो देखिए जिनका हस्तलेखन बहुत सुंदर होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लगाकर सार्थक शब्द बनाया गया है, तो आवट में था। फिर है भिन्न वाक्यों को पहचान करना है, तो यहाँ तक किताबों की शुरुआत पत्तों से लिखकर बांधने से हुआ है, इस तरह था। फिर पतले कागजों किस लिपि से लिखा जाता था, तो यहाँ पे था
हायरोग्लाइफ, ये सभी आपको इसी में पैसेज में ही मिलेगा। किन लोगों का ताल पत्र और चित्रकारी में काम दिया जाता था, ये सभी आपको यहीं पे मिल जाएगा आपका पैसेज में ही। तो इस तरह से इसका आंसर ये होगा। फिर देखिए 96 नंबर में, सामान्यतः मनुष्य किताब से परिचित अवस्था होने लगता है तो क्या होता है, जीवन की शुरुआत में। ये क्या बोले, सभी आपको पैसेज में मिलेगा। फिर है कौन सा शब्द समूह भिन्न है, तो यहाँ भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये व्याकरण का पोर्शन आ जाता है तो ऊंचे नीचे। फिर गद्यांश के अनुसार किताब का सबसे पहला स्वरूप क्या था, तो ये था पपाइरस पर हाथ से लिखी किताब। फिर है पपाइरस नाम का पौधा किस काम आता है, तो यह है पतला कागज बनाने का। तो इस तरह से एक आपको गद्यांश भाग खत्म हो गया। अब पदांश यानी कविता आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें भी आपका 100 से 105 क्वेश्चन तक मिलेगा। इसी तरह यही पोर्शन रहेगा। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपनी संतान को, नहीं समझ पाया था मैंने उसको महत्व को, बचपन में 6 स्वार्थ लोभवंश पैसे बोकर रत्ना पर बस विस्नी बेसुध, अब समझ सका हूँ इसी सच्चा समता के दाने बोने हैं, अब इसके जन की समता के दाने बोने हैं, इसी मानव मान्यता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर वो धूल सुनहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसी दिशाएं, हम जैसे बोएंगे वैसे ही पाएंगे। ये आपको जो है कविता है और इसका भावार्थ को समझना है। और फिर यहाँ पे रहेगा कि रचनाकार ने धरती माता की संतान किसे कहा है, तो समस्त मानव जाति को कहा है। ये 2 नंबर हो जाएगा। हम हिंदी बता रहे, जिन लोग का जो है लैंग्वेज 1 में यानी भाषा 1 में हिंदी रखा है उसके लिए है, और जिन लोग लैंग्वेज 1 में भाषा 1 में जो इंग्लिश रखा है वो पहले बता दिए कि इस तरह से है। वसुधा का समानार्थी क्या होगा, वसुधा का तो क्या हो जाएगा, धरा हो जाएगा। रचनाकार स्वयं को किस बात को धिक्कार कर रहा है, तो धरती माँ के महत्व को ना समझने के लिए। फिर हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, पंक्ति में क्या है, तो जैसी करनी वैसी भरनी की बात हो रहा है। रत्न परिवर्तनी का अर्थ क्या होता है, रत्नों को जन्म देना। फिर है रचनाकार ने बचपन में कौन सा फसल बोया था, तो धन की। फिर है यहाँ पे भाषा शिक्षण में कौन सा उपागम भाषा अधिगम के लिए और नीव रूप शब्दों के समूह को अनुशंसा करता है, तो कौन हो जाएगा, तो ये संप्रेषणात्मक उपागम। फिर है निम्नलिखित 105 तक यहाँ पहुँचना था। अब देखिए अब इससे जो पैडागोजी पोर्शन आता है हिंदी में भी, वो चीज़ अब यहाँ आपको 106 से पूछा जा रहा है। तो संप्रेषणात्मक उपागम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत लेखन के अंतर्गत नहीं आता है, कौन नहीं आता है, तो संवेदन शौक संबंधी टिप्पणी ये नहीं आता है। फिर यहाँ आगे चलिए 108 में एक अधिगम प्रतिफलों का उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ये आपका ए बी यानी ए आएगा, विषय वस्तु को अधिगम तुलना, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, विशिष्ट ये आपका डी आ जाएगा। तो ये दोनों सही हो जाएगा। 109 में देखिए कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कि एक जो है अध्यापक जो है कक्षा 7 के शिक्षार्थियों द्वारा दी गई गलतियों को विशिष्ट और प्रतिमान पैटर्न की पहचान करती है और अपने ही शिक्षार्थियों को इन गलतियों को प्रति जागरूकता करने के लिए माह में एक बार इन पर चर्चा करती है। अध्यापिका यह बिल्कुल भी जाहिर नहीं करती है कि गलतियां किसके द्वारा की गई है, वह शिक्षार्थियों को इन गलतियों पर विमर्श करने के लिए भी कहती है। इसका अभ्यास क्या होगा, तो ये फीडबैक तैयार कर रही है ना, तो ये 4 नंबर हो जाएगा। फिर है 110 में कि विद्यालय आधारित आकलन में समूहन करने के लिए 2 उपयुक्त कथनों का चयन कीजिए। यह शिक्षार्थी और अध्यापक दोनों में ही स्वयंता को समुन्नत करने में मदद करता है, गलत, ये नहीं होगा। फिर यह विद्यालय ने अपनी ही ओर से योजना बनाने की संभावनाएं जुटाता नहीं, यह परीक्षा बोर्ड की सत्ता नहीं, ये भी नहीं। तो यहाँ क्या होगा कि आकलन योजना बनाने की प्रक्रिया एकदम अच्छा से समझना है ना, तो ये नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ए और बी। हाँ, इसके अनुसार ये क्या कर रहा है, कथनों का चयन, यानी हमको लगा नहीं, तो यहाँ करना है, तो ये ए होगा, बी हो जाएगा, यही हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। फिर है कक्षा 7 के अध्यापक जो होता है वह 7 वाक्यों वाली एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री पढ़ती है और तत्पश्चात वह अपने विद्यार्थियों को सावधानी पूर्वक सुनने और उसके जैसे अर्थ देने वाली मगर बिल्कुल ऐसी नहीं पाठ्य सामग्री पुनः सृजित करने के लिए कहती है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये अनुच्छेद सुर्त लेख की बात हो रहा है। फिर है राजकीय हाई स्कूल की अंग्रेजी भाषा की अध्यापिका श्री मती उषा रानी अपने शिक्षार्थियों को दिन प्रतिदिन के उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग और सूत्रों को प्रयोग के शिक्षण के माध्यम से अंग्रेजी भाषा बोलना सीखने में मदद करती है और वह अपने
शिक्षार्थियों के विषय विकास की कोशिश कर रही है। तो इसमें क्या होगा कि बुनियादी अंतर्व्यक्तित्व संप्रेषण। और जो आप लोग का इसमें आपका फ़ायदा है कि जो इंग्लिश का आपका पैडागोजी रहेगा, हिंदी का पैडागोजी दोनों सेम बस रहेगा। आपको थोड़ा चेंज देखने के लिए मिलेगा, बस लैंग्वेज का रहेगा कि वहाँ इंग्लिश में लिखा रहेगा, यहाँ हिंदी में। और यहाँ यदि आपको 111 में नज़र आ रहा है तो वहाँ 133, 134 ये सब में नज़र आएगा। फिर यहाँ पे है कि व्याकरण अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से प्रक्रियात्मक ज्ञान का वर्णन करता है। तो यह समझ बनाना कि व्याकरण के नियम व्याकरण की पुस्तक में कैसे कार्य करते हैं, ये होगा। या तो नियम को जानना, या तो व्याकरण नियम क्या है और कैसे प्रयोग करना यह जानना है। तो यहाँ व्याकरण के बारे में तो यही 3 नंबर सही हो जाएगा। इस तरह से 114 है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय शिक्षा में बहुभाषवाद का उद्देश्य नहीं है। तो कौन नहीं होगा देख लीजिए। अब हद से ज़्यादा अब लंबा होते जा रहा है वीडियो, इसीलिए देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या होनी चाहिए विद्यालय से नहीं हो जाएगा। त्रिसूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी अधिगम ये होनी चाहिए। फिर 115 में क्या बोल रहा है, कौन सा शैक्षिक दर्शन निम्नलिखित की अनुशंसा करता है। तो रचनावाद। फिर आप है वे शब्द जिन्हें हम सुनने देखने और पहचानते हैं उसे क्या कहते हैं। ग्रहणशीलता शब्दावली के अंतर्गत आता है। सुबोपाली सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इस तरह से इसको जानेंगे। 4 भाषा कौशल है। फिर है 117 में भाषा अर्जन, भाषा अधिगम में सजात परिकल्पना से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ होगा इस तथ्य में विश्वास रखती है कि मनुष्य जन्म से ही भाषा ज्ञान रखते हैं, ये चीज़ आ जाएगा। इस तरह से ये इसको सही माने हैं। फिर है वाणी नामक विद्यार्थी ने किसी एक पाठ्य सामग्री को सामान्य परिचय और ओवरव्यू जानने के लिए एक आलेख पढ़ती है और उसे इस पठन को किस रूप में जानना चाहिए। तो क्या होगा, समालोचनात्मक पठन होगा, निष्कर्ष निकालना हो जाएगा, बारीकी पठन हो जाएगा, या तो सरसरी तौर पर पठन होगा तो स्किमिंग पठन हो जाएगा सरसरी तौर पे। और यही इंग्लिश में भी देखने के लिए मिलेगा। कक्षा 6 की शिक्षार्थी ने राहुल व्याकरण के लिए नए नियम सीखते हैं और वे अपने पहले सीखे गए जुड़वा बना पाता, यानी कि सीखे गए से क्या होता है, जुड़ाव बना पाता है। जोड़ घटाव क्या होता है, कौन सी युक्ति के अंतर्गत आता है। तो ये तो संज्ञानात्मक ये नहीं होता है, इसको आंसर की में सही यही माना है, संज्ञानात्मक युक्ति। फिर 120 में विषय अधिमुखी भाषा निवेश किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा भाषा निवेश। ये लॉन्ग देख के ऐसा नहीं लगा देना है, तो कभी सही होता है कभी नहीं। तो इसका तो वह निवेश जिसमें सूचनाओं पर बल देता है, ये है अभिमुखी भाषा निवेश से संबंधित। तो ये 4 नंबर हो जाएगा। अब इस तरह से देखिए पार्ट 5 में जो लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज में भाषा 2 में लिए इंग्लिश उसके लिए है, और जो लैंग्वेज 2 में हिंदी लिए होंगे इसके बाद उसका आएगा पोर्शन तुरंत में। तो इस तरह से इसमें भी आपको क्या है, पैसेज मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक पैसेज पूरी तरह आप लोग देख लीजिए, रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके भी, और इसको आप लोग को क्या करना है, देखना है, और फिर इसका आंसर को बनाना है, सॉल्व कर लेना है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहीं से आपको मिल जाएगा। तो इसमें बोथ ए एंड बी इनकरेक्ट है, इस तरह से यहाँ। अब इतना हम सब नहीं बता पाएंगे चूँकि ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है। फिर यहाँ विच ऑफ द फ्लोइंग सब उसी से मिलेगा। इसमें जो है 3 नंबर हो जाएगा, 123 रहेगा। तो ये भी पैसेज का ही है, तो उसका जो है ये है 2 नंबर हो जाएगा। एडजेक्टिव ढूंढना है। फिर यहाँ देखिए 124 में वही पैसेज से संबंधित था, प्रोनाउन आ जाएगा। फिर इसमें है दिस इज द इम्पैक्ट पैसेज ऑफ द वेजिटेशन, ये 3 नंबर इसका आंसर आ जाएगा। फिर है वेजिटेरियनिज्म एंड द नोट इज द पॉपुलर एंड द शुड बी बिकॉज, यहाँ 2 नंबर इसका आंसर सही आ जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स एंड अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड द टेस्ट यूज्ड इन पैसेज, तो ये हो जाएगा पेलेटेबल। फिर विच इज नॉट ऑफ द मोटिव एंड द पीपल ऑफ द वेजिटेशन, तो ये 3 नंबर, यहाँ 4 नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ दूसरा देखिए इसमें पैसेज नज़र आ जाएगा, 2 पैसेज नज़र आएगा, दोनों पैसेज को सॉल्व करना है। और इसमें भी इस पैसेज के अनुसार देखिए आप लोग को क्या करना है, वीडियो को पॉज करके पूरी तरह पैसेज को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद फिर इसका आंसर देना है। आंसर में इसका जो है 3 आंसर हो जाएगा। वीडियो लंबा होते जा रहा है, इसीलिए बस लास्ट में थोड़ा हम ऐसी करते जा रहे हैं। यहाँ भी देखिए उसी पैसेज से इसका 2 आंसर होगा। फिर यहाँ 31 में
ये 2 हो जाएगा। प्रोनाउन हो जाएगा 132 में ग्रीफ हो जाएगा। फिर यहाँ एवरी सक्सेसफुली पर्सन मस्ट हैव बी सेल्फ कंट्रोल। फिर अ स्टडी ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट, इसमें बी नंबर आ जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मस्ट ऑफ सिमिलर मीनिंग ऑफ द फेज एंड थिक, तो ये ट्रिग्रेड आ जाएगा। 136 में पैडागोजिकल में देखिए रियलाइजेशन ऑफ मेटल ऑफ द टीचिंग, हाँ ये आप आ गया आपका पैडागोजी का क्वेश्चन, तो इसमें ये आंसर आ जाएगा। पैडागोजी द मेटल ऑफ द इनेबल एंड टीचर एंड द अडॉप्ट पैडागोजी। फिर 137 में या टीचर गिव्स द फॉलोइंग असाइनमेंट टू अ स्टूडेंट 8 क्लास 8 का है टाइप्स ऑफ द राइटिंग वर्ड्स एंड दिस द डिस्क्राइब्ड एज, तो क्या हो जाएगा क्या होगा डिस्कर्सिव राइटिंग में आ जाएगा। फिर 138 में क्या हो जाएगा, तो 138 में देखिए व्हाट इज द प्रोडक्टिव वोकेबलरी, तो ये हो जाएगा 2 आ जाएगा। वर्ड दैट इन द रीडिंग एंड द स्पीकिंग। आप देखते जाइए 139 में क्या आंसर होनी चाहिए। ग्रामेटिकल पूरा पढ़ लीजिएगा, पढ़ते विच ऑफ द टाइप ऑफ ग्रामेटिकल नॉलेज डज द फ्लोइंग स्टेटमेंट मीन्स एंड नॉलेज अपार्ट द फॉर्म ऑफ डिस्क्राइबिंग इट इज़ द अप्लाइंग इन द लिमिटेड प्रैक्टिस, तो ये क्या हो जाएगा डिक्लेरेटिव नॉलेज हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर है व्हाट इज़ द फ्लोइंग टेस्ट नॉन एज, तो यहाँ देख लीजिए इसका ये आंसर हो जाएगा। आप लोग रोक के देख लीजिएगा क्योंकि अब ना हद से ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, इसको एक्सप्लेन करने में फिर बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें भी असेसमेंट में ये 2 नंबर आ जाएगा। फिर आपका 142 में इसका आंसर जो है ए नंबर आ जाएगा एकेडमिक लर्निंग प्रोफिशिएंसी। 143 जो है इसका भी आपका 1 नंबर आ जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर 144 है आपको जस्ट इसी तरह आपको 5 और 6 तारीख के जो आएगा सितंबर में एग्ज़ाम उसमें भी मिलेगा, तो इसका भी 1 नंबर हो जाएगा। चलिए 145 में क्या हो जाएगा, तो इसमें भी देखिए आपका कंस्ट्रक्टिविज्म हो जाएगा, सब पेडागोजी पोर्शन है। फिर है व्हाट इज डज द फ्लोइंग ऑफ टास्क इन्वॉल्व, ये स्टडी हो जाएगा। इंगेज एंड रिफ्लेक्टर्स द लैंग्वेज, ये आ जाएगा इसका आंसर है। विच इज द फ्लोइंग एंड द इनटेसिव एंड हाइपोथेसिस एंड लैंग्वेजेस एक्विजिशन एंड द लैंग्वेजेस लर्निंग, तो इसका पहला नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ है 148 में संधि रीड एन आर्टिकल्स एंड मशीन लर्निंग और टू फाइंड द इंफॉर्मेशन व्हाट हर द रीडिंग नॉन एज, क्या होगा स्कैनिंग। देखिए वहाँ भी स्कैनिंग वर्ड आया था, हम क्या बोले हिंदी और इंग्लिश का पेडागोजी सेम रहेगा, बस ट्रांसलेट यहाँ इंग्लिश में रहेगा। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द ओरिएंटेशन लैंग्वेज इनपुट, तो इसमें इनपुट में यूज ऑफ द वोकैबुलरी प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर ये चीज़ आ जाएगा। फिर 150 देखने के लिए मिलेगा। 150 ही क्वेश्चन ही रहता है। विच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग एंड बॉटम लिसनिंग एंड द एक्टिविटीज़, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 नंबर होगा। डिक्टेशन क्लॉज लिसनिंग यूज ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाइंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स, इस तरह से इसका हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग का जो किस पोर्शन में बताए थे साइंस वाला में, और जो लोग लैंग्वेज 1 में जो है चूज किए रहते हैं हिंदी और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चूज किए रहते हैं उस आधार पे बताएं, और यदि जो लैंग्वेज 1 में हिंदी इंग्लिश चूज किए हुए रहते हैं तो उसको उस तरह से बनाना होगा। पहले लैंग्वेज 1 को इंग्लिश वाला टच करना है, तब फिर भाषा 2 में जो हिंदी है उस पोर्शन को बनाना होगा। तो चलिए अब पढ़ाई को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।